देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट क्लास में बेसिक ऑफ पार्टनरशिप जो था वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, पार्टनरशिप का क्या कंसेप्ट होता है क्या नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या होता है। अगर हम लोग को गुडविल के बारे में क्या पता है। देखो, गुडविल नॉर्मली हम लोग जब एकदम स्टार्टिंग में अकाउंट्स पढ़ते हैं कॉमर्स में, तो गुडविल का मतलब हमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, आज इसका डिटेल्स पढ़ेंगे कि इसको एसेट क्यों बोला जाता है, और गुडविल अगर इंटेंजिबल एसेट है तो उसका वैल्यू कैसे करेंगे। जैसे फिक्स्ड एसेट का वैल्यू होता है ना, ये बिल्डिंग का इतना वैल्यू है, वो मशीन का इतना वैल्यू है, फर्नीचर का इतना वैल्यू है। तो गुडविल का वैल्यू जो है वो हम लोग कैसे करेंगे, और पार्टनरशिप में इसका कैसा ट्रीटमेंट होगा, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझो। देखो, क्यों गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अभी ये क्यों किया जाता है, ये पार्टनरशिप के रेस्पेक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्यों गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर लोग अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। वैल्यूएशन मतलब उसका वैल्यू क्या है। जैसे अगर देखो, गुडविल मतलब क्या, गुडविल मतलब जैसे किसी का बहुत अच्छा बिहेवियर है। ठीक है, तो इसको हम लोग दिखा के नहीं बोल सकते। ठीक है, इसे हम लोग फील कर सकते हैं कोई बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, ही इज अ गुड बॉय या फिर सी इज अ गुड गर्ल। तो ये जो गुड चीज है, ये हम लोग कैसे किसी को समझाए। कोई इंसान बहुत सारे रेस्पेक्ट में गुड हो सकता है, किसी का बिहेव गुड है, कोई किसी को मतलब अगर मान लो अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो वो पढ़ाई में अच्छा है, कोई खेल कूद में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, किसी का मतलब उसके साथ साथ जो एथिक्स होता है वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो अपना अपना अलग अलग जो भी है क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि वो गुड है। ठीक है, तो वही चीज देखो, बिजनेस में गुडविल क्या होता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनर लोग चेंज करना चाहे, चेंज का मतलब हो गया कि पहले से कुछ है अब उसमें हम लोग कुछ और चेंज करना चाहते हैं। मान लो पहले था 1:1, दो पार्टनर थे, अभी हम लोग बोल रहे हैं इसको हम लोग करना चाहते हैं 2:5। ठीक है, तो अगर ऐसा चाहते हैं तो जो भी गुडविल है बिजनेस का उसमें उसका वैल्यू करना पड़ेगा। अब क्यों, वो तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई नए पार्टनर को एडमिशन लेना चाहते, लाइक ए बी बिजनेस कर रहे थे ऐसे पार्टनर, अभी ये लोग सी को बिजनेस में एडमिशन देना चाहते हैं। ठीक है, तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कोई रिटायर होना चाहता है या फिर किसी का डेथ हो गया, मान लो 3 पार्टनर थे ए बी सी, सी का रिटायरमेंट हो गया तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सपोज सी का डेथ हो गया तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। व्हेन बिजनेस इज डिसॉल्व्ड और सोल्ड, जो पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा था सपोज वो बंद हो गया, डिसॉल्व का मतलब बंद हो गया, या फिर उसको हम लोगों ने बेच दिया। डिसॉल्व होने का मतलब है कि कोई रीजन से बंद हो जाना। बेचने का अलग कंसेप्ट हो जाता है कि हम लोग बेचना चाहते हैं, अब किस वजह से हो सकता है, लॉस हम लोग नहीं चला पा रहे तो भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग आगे और बिजनेस नहीं कंटिन्यू करना चाहते। तो इतने सारे सिचुएशन में गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, देखो ये वाला पॉइंट। तो कितने सारे मेथड्स होंगे गुडविल के वैल्यूएशन को हम लोग जब सीखेंगे कि कैसे वैल्यूएशन करना है, तो उसमें कितने सारे मेथड होंगे। देखो, पहला है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युइटी मेथड और कैपिटलाइजेशन। ये 4 टॉपिक जो है इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड्स। क्योंकि मेथड से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन मतलब इन टर्म ऑफ रुपीस बताना है कि गुडविल इतने रुपए का है, ये बताना है हम लोग को। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब हम लोग यहाँ पर गुडविल के बारे में पढ़ेंगे कि गुडविल, बिजनेस का गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। किसी भी बिजनेस का जो रेपुटेशन है, मतलब बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, मतलब अच्छा गुड क्वालिटी का देता है, किसी का पोस्ट सर्विस अच्छा है। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब कस्टमर हैप्पी है, बार बार जाके उसी शॉप से खरीदना चाहते हैं। इससे क्या होता है, उस दुकान का गुडविल जो है वो रेज करता है, जिसको हम लोग रेपुटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बीकॉम में हम लोग एज ए रेपुटेशन इस तरह से ही पढ़ते हैं, बट रेपुटेशन कैसे, फिर रेपुटेशन ही अगर है तो इसको मॉनिटरी कैसे वैल्यूएशन करें, रेपुटेशन का मॉनिटरी वैल्यू कैसे होगा, वही चीज हमें सीखना है। तो देखो, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रेपुटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉर्मल फर्म जितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है,
सेम सेक्टर में दूसरा फर्म अगर उससे ज्यादा कमा रहा है, जितना ज्यादा कमा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे उसका गुडविल। ठीक है, इसका मतलब ऐसे हो गया, जैसे मान लो कि अगर नॉर्मल हम लोग कोई भी जैसे मान लो नॉर्मल क्या बोले, जैसे मान लो नॉर्मल शूज वगैरह हो गया। ठीक है, जैसे अगर एडिडास का खरीदोगे उसका ज्यादा दाम होगा। ठीक है, और या फिर मान लो प्यूमा का जो होता है उसका भी ज्यादा दाम होता है, क्योंकि वो सब ब्रांडेड। ब्रांड मतलब क्या, उन्होंने अपना मतलब प्रोडक्ट का गुडविल जनरेट कर लिया है कि लोग ज्यादा दाम देके भी उनका चीज पहनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, लोगों को सही लगता है उसमें इन्वेस्ट करके कि हाँ इतना पैसा देके हम चीज अगर खरीदेंगे भी तो मेरे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये जो है मतलब देखो, अब जूता तो बहुत नॉर्मल कंपनियां भी बेच रही है। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग देखो कि खादिम्स का देखो और बाटा का देखो, नॉर्मल कंपैरिजन खादिम्स और बाटा का एक ही तरह का देखने में हो सकता है कि इनके पास भी जैसा शूज वगैरह या फिर सैंडल वगैरह है बाटा के पास भी, लेकिन बाटा का थोड़ा महंगा होगा, खादिम्स का थोड़ा उससे कम होगा। ठीक है, सेम चीज बेच रहे हैं लेकिन खादिम्स जो है वो थोड़ा कम दाम ले रहा है, जबकि बाटा जो है थोड़ा ज्यादा दाम ले रहा है। तो सेम चीज बेच रहे हैं फिर भी कम ज्यादा प्राइसेस क्यों हो रहा है? तो इसको ही बोला जाता है कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो हम लोग फ्यूचर में भी सोच रहे हैं कि ऐसा ही कमाते जा सकते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है उस बिजनेस का जितना दिन इस तरह से हम लोग सेम चीज में हमारे कंपटीटर से ज्यादा दाम में चीजों को बेच पाएंगे, तब तक हमारा जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा जनरेट होते जाएगा। ठीक है, उस एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट जितने दिन तक हमें दिख रहा है कि ये प्रॉफिट होता जाएगा, ऐसा हम लोग ज्यादा महंगा बेच सकते हैं। अब इसी को बोला जाता है गुडविल। जैसे अब देखो एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक बिजनेस ए है, ये एक बिजनेस बी है। ठीक है, दोनों सेम बिजनेस करते हैं, मान लो दोनों का ग्रोसरी शॉप है। अब ये जो है मंथली कमा लेते हैं 30,000, जबकि ये मंथली कमा लेते हैं 45,000। दोनों सेम चीज बेचते हैं। ठीक है, मतलब सेम चीज, मतलब क्या क्वालिटी या फिर सर्विस का बात नहीं कर रहे, मतलब एक ही तरह का बिजनेस कर रहे हैं। ये भी वही ग्रोसरी बेचते हैं, ये भी वही ग्रोसरी ही बेचते हैं। ठीक है, फिर भी ये इनसे 15,000 ज्यादा कमा रहे, क्यों? कुछ तो रीजन होगा। अब अगर इनको लगता है कि फ्यूचर में हम ये ओवर जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ये हम कमाते ही जाएंगे, कमाते ही जाएंगे, तो उसको अगर हम लोग, इनको अगर लगता है ऐसा, कम से कम हम, मुझे तो लगता है मेरा बिजनेस इस तरह से चलता ही जाएगा। लेकिन अगर मान लो गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो कितने टाइम तक चलेगा उसका एक एस्टिमेटेड इनको बताना पड़ेगा। मान लो इन्होंने बोला कि ऐसा मेरा 20 साल तक चल सकता है। ठीक है, अगर 20 साल तक चलेगा तो इनका गुडविल कितना हो जाएगा, 15 × 2 30, मतलब 3 लाख। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि आज अगर हम आज के डेट पे मेरे बिजनेस को बेचना चाहते हैं किसी को, तो मेरे बिजनेस का जो वैल्यू है वो तो हम लेंगे, प्लस गुडविल के लिए 3 लाख लेंगे। कैसे कैलकुलेट किया? वो बोल रहे अगर मेरा बिजनेस खरीदोगे बाकी लोगों से 15,000 एक्स्ट्रा कमाओगे, कम से कम 20 साल अगर बिजनेस को अच्छा चलाते हो तो ये कमा ही लोगे। ठीक है, अब ये तो नहीं बोल सकते हैं कि मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, हम मेरा चलता ही जाएगा, तो मतलब इनफाइनाइट पीरियड तक कमा सकते हो, ये वो बोल सकते हैं, उनका दावा ठीक है हो सकता है, बट उन्हें कैलकुलेट करने के लिए एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड बताना पड़ेगा, जिस इसको बोला जाता है, ये जो 20 जो इन्होंने एस्टिमेट किया इसको बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये हम लिखवा देंगे, इसको बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब जब कोई गुडविल का पेमेंट करेगा किसी बिजनेस को खरीदने के टाइम पे, जैसे था ना कि अगर बिजनेस बिक रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो ऐसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू करेंगे। तो ये 15,000 प्रॉफिट दिख रहा है हमें कि आप ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन कितना दिन तक ऐसा हम लोग कमा सकते हैं अगर आपका बिजनेस खरीदते हैं? तो इन्होंने अपना एक अप्रोक्सीमेशन बता दिया 20। अब देखो कुछ फालतू का एस्टिमेशन कोई नहीं बता सकता। अगर ये बोलेंगे 200 साल, तो 200 साल मतलब वैल्यूएशन कितना हो जाएगा पता है? 15,000 × 200, रुको हम बताते कितना हो रहा है, 15,000 × 200, तो ये हो जाएगा 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़। अगर ये इनको मतलब जस्टिफाइबल नहीं लगता है तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे भी देखो 150 साल तक अगर कोई बोलेगा ये 150 साल के हिसाब से है, मान लो ये 150 साल के हिसाब से बोल रहा है या 200 साल के हिसाब से बोल रहा है, तो 200 साल थोड़ी ना जो खरीद रहा है वो जिंदा रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, अपना एस्टिमेशन को बोलने वाले को भी समझ के बोलना है और खरीदने वाले को भी समझ के लेना है। ठीक है, लेकिन ये एस्टिमेटेड ही होता है। ठीक है, ये हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते कि कितना साल ऐसा
चलेगा, जो खरीद रहा है अगर नहीं चला पाया तो नहीं भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन ये बेचने वाला बोल सकता है मेरे बिजनेस में गुडविल है, अगर वो शो कर सकता है और खरीदने वाले को अगर सही लगता है खरीदो। जैसे मान लो हमारे पास सारा स्कोप रहता है, हम लोग बहुत सस्ता चीज भी ले सकते हैं, महंगा भी ले सकते हैं, मीडियम वाला भी ले सकते हैं, वो तो कस्टमर का चॉइस होता है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन होता है कि वो कैसा चीज लेगा। और बेचने वाले जो है वो भी अपना एक सेक्टर ऑफ कस्टमर पकड़ के चलते हैं कि हमें किन तरह के कस्टमर को बेचना है। सभी कंपनियां सब तरह के कस्टमर के लिए नहीं होती है, ठीक है, और सबका नीड भी एक जैसा नहीं होता है। तो इस तरह से क्या होता है, गुडविल क्या है, अपने अपने सेक्टर में रेपुटेशन जनरेट करना। और ये रेपुटेशन का मतलब ही है कि अगर सेम सेक्टर में रह के हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं तभी बोलेंगे हमारे बिजनेस में गुडविल। ऐसा नहीं कि हम लोग ग्रोसरी बिजनेस के साथ हम लोग जूता के बिजनेस का कंपेयर कर लिया, ऐसा नहीं, सेम बिजनेस का कंपैरिजन करके हमें बताना पड़ेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, इन सिंपल टर्म्स गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू ओल्ड प्लेस अगेन एंड अगेन। इसका मतलब वही है, कस्टमर को अच्छा लगा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग बेच रहे थे, इसीलिए पुराने कस्टमर बार बार हमारे पास आ रहे हैं, इससे हमारा गुडविल जनरेट होगा। द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू अर्न सुपर प्रॉफिट इज द फ्यूचर इन द फ्यूचर इज बेसिकली व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म ऑफ गुडविल। बोल रहा है कि एक बिजनेस का जो कैपेसिटी होता है सुपर प्रॉफिट को अर्न करना। सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा, सुपर मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट जैसे मैंने दिखाया ना अभी 45,000 30,000 15,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस सेम सेक्टर में रह के भी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में भी कर सकते हैं ऐसा उन्हें लगता है, तो इसी को बोला जाता है गुडविल। गुडविल का मतलब नॉर्मली क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट। ये तो हम लोग 11 से पढ़ते हैं कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, इसको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे किसी का अच्छाई किसी का बुराई हम लोग देख नहीं सकते, वैसे देख के हम लोग टच करके नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। इट कैन नॉट बी फेल्ट, इसको हम लोग फील भी नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फिजिकली, ठीक है, ये फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ये कोई फिक्स्ड एसेट जैसे मान लो लैंड या बिल्डिंग, ये सब तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, ट्रांसपोर्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कोई फर्नीचर है उसको ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कोई प्लांट मशीनरी है तो वो एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली ट्रांसफर होता है। बट ये ना तो फिजिकली ट्रांसफर होता है, ना तो फील किया जाता है, ना तो देख सकते हैं। इवन दैट इट इज वेरी रियल, फिर भी ये रियल है। From accounting point of view, it is necessary that it has some monetary or sellable value. Accounting point of view से देखो कि कि कोई भी बिजनेसमैन इतना मुश्किल से अपना इतना गुडविल जनरेट किया है कि कस्टमर बार बार उनके पास ही आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक बात है कि उनका सेल बढ़ेगा, वो अपने चीजों का प्राइस बढ़ा सकते हैं। अगर क्वालिटी वाला चीज देते हैं, अच्छा सर्विस देते हैं, तो ऑब्वियसली बढ़ा सकते हैं, लोग ज्यादा दाम देके खरीदेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं अकाउंट्स, बोल रहे हैं फिर इसका एक मॉनेटरी वैल्यू करो कि इसका क्या वैल्यू है, अपने बिजनेस का गुडविल का क्या वैल्यू है वो कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट होगा वही हमें सीखना है। The implications of the term over and above is that there is always a certain normal rate of profit earned by similar firm in the same locality. एक ही लोकेलिटी में अगर दो सेम तरह का फर्म काम कर रहा है, ठीक है, मान लो दो सीए फर्म है, ठीक है, तो किसी का मान लो रिटर्न आता है 5%, किसी का मान लो रिटर्न आता है 15%, फॉर एग्जाम्पल, या 8% 15% ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, मान लो कोई दो डॉक्टर है, तो सारे डॉक्टर का थोड़ी ना एक जैसा अर्निंग होता है, किसी का मान लो दोनों ही जो है क्या बोलते हैं उसे, जनरल फिजिशियन है, ठीक है, दोनों ही जनरल फिजिशियन है, दोनों का ही सेम डिग्री है, सब कुछ सेम है, फिर भी दोनों के अर्निंग में डिफरेंसेस दिखता है। दोनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं फिर भी, मतलब एक ही लोकेलिटी में उनका जो है मतलब उनका जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, दोनों का एक ही लोकेलिटी में मान लो वो बैठते हैं, ठीक है, चेकअप के लिए बैठते हैं, तो फिर भी उनका जो अर्निंग है, अर्निंग में हमें डिफरेंसेस दिखता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक का गुडविल है दूसरे का नहीं है। द एक्सेस प्रॉफिट अर्नड बाय ए फर्म मे बी ड्यू टू लोकेशन एडवांटेज। अब क्या होता है, कोई एक्सेस प्रॉफिट कैसे कमा लेता है, देखो जो एक्सेस कमा लेगा उसी का फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगा, उसके फर्म का गुडविल जनरेट होगा। अब ये कर कैसे लेते हैं, तो सभी तो करना चाहते, कौन कौन नहीं चाहता है कि ज्यादा कमाए, ठीक है, कौन नहीं चाहता है कि उसके बिजनेस का गुडविल हो। ये लोकेशनल एडवांटेज, क्या क्या रीजन होता है गुडविल जनरेट हो, एक हो गया कि हमारा शॉप ऐसे जगह पे है लोगों को दिखता नहीं है, ठीक है, तो लोगों को अगर नहीं दिखता है तो पता कैसे चलेगा, हम लोग कितने भी अच्छा चीज क्यों ना बेचे, अगर लोगों के सामने हम लोग उसे प्रेजेंट नहीं कर सकते तो बहुत मुश्किल सा बात हो जाएगा। तो जिसका लोकेशन अच्छा है, ठीक है, मतलब मान लो चारों तरफ से जो आने जाने का रास्ता है, मेट्रो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इस तरह के जगह पे हम लोग अगर अपना शॉप ओपन करते हैं तो उसमें क्या होगा, लोकेशनल एडवांटेज अगर होता है तो गुडविल जनरेट होगा, ठीक है।
बेटर कस्टमर सर्विस, अगर हम लोग कस्टमर सर्विस अच्छा दे, मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है, ठीक है, तो वो लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह बेचते हैं, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें सबसे मेन बात होता है कि पोस्ट सर्विस, ठीक है, पोस्ट सर्विस। तो पोस्ट सर्विस उनका कैसा है, जैसे मान लो 1 साल का वारंटी तो है, लेकिन जब फोन करते हो तो कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं आता है, कुछ किसी भी तरह से कुछ भी नहीं बोलते। तो इससे क्या होता है, कस्टमर का जो है ऐसा हो जाता है कि मतलब वो बात क्या है ना, चेन की तरह स्प्रेड हो जाता है। जैसे मुझे अगर कोई मतलब पसंद नहीं आए, मान लो कोई लैपटॉप, तो हम बोलेंगे ये वाला मत खरीदो, ये बेकार है। तो फिर तुम लोग को मुझसे पता चला, तुम लोग किसी और को बोलोगे, तो दिमाग में सेट हो जाता है कि मुझे ये वाला चीज नहीं खरीदना चाहिए, कंपनी का नहीं खरीदना चाहिए। तो कस्टमर को हम लोग कैसा सर्विस दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारे प्रोडक्ट का गुडविल जनरेट होगा कि नहीं। अगर हम लोग खराब सर्विस देंगे तो वो बात चारों तरफ स्प्रेड होगा, देन कोई हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। पोजेशन ऑफ ए यूनिक पेटेंट राइट, अगर हमारे पास जो हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका कोई पेटेंट हम लोगों ने करवा लिया। पेटेंट का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट हम लोग के अलावा कोई और नहीं बेचेगा, दैट इज कॉल्ड पेटेंट, ठीक है। पेटेंट राइट करवाना पड़ता है, सर्टिफिकेट की तरह होता है। तो मान लो कोई एक स्पेशल तरह का कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और उसने एक स्पेशल मान लो अपना कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें कुछ स्पेशल क्राइटेरिया डाला है जिसका उसने पेटेंट करवा लिया। अब वो चीज कोई और नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसको हम लोग लीगली सू कर सकते हैं, मतलब कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पेटेंट राइट है, अब ये मोनोपोली हो गया, अगर ये प्रोडक्ट खरीदना है तो हमारे से ही खरीदना है। अब इससे क्या होगा, हम लोग ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, जो प्राइस बोलेंगे वो देना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर हम लोग बहुत ज्यादा बोलेंगे तो नहीं बेच पाएंगे, एक रीजनेबल प्राइस बोलना चाहिए। पर्सनल रेपुटेशन, वैसे रीजनेबल होगा कि कैसा प्राइस होगा, वो भी चीज एक मतलब दूसरे क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह के कस्टमर चेन को मतलब इस चीज को सेल करना चाहते हैं, वो भी एक पॉइंट होता है। तो बहुत सारा पॉइंट होता है। नेक्स्ट देखो, पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द पार्टनर और फॉर सिमिलर अदर रीजंस, बोल रहा है कि जो वो बिजनेस चला रहे हैं उनका रेपुटेशन क्या है। अगर जो बिजनेस के ओनर है उनका रेपुटेशन अच्छा नहीं है तो कस्टमर वहां नहीं जाएंगे, ठीक है। मार्केट में अगर पहले से किसी वजह से रेपुटेशन खराब है तो फिर उनके लिए फर्म जो है, फर्म को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग को पता रहता है ये इंसान अच्छा नहीं है, इसे कुछ नहीं खरीदेंगे, हो सकता है ये हमें ठग ले, ठीक है। तो एक रेपुटेशन खुद का भी अच्छा होना चाहिए जब हम लोग बिजनेस करेंगे, ठीक है। और फॉर सिमिलर अदर रीजन, या फिर इस तरह का किसी और रीजन की वजह से हम लोग अपना गुडविल को जनरेट कर सकते हैं। द नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन ए फर्म अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस, ये पहले ही मैंने पढ़ा दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तब, न्यू पार्टनर का एडमिशन लेंगे तब, रिटायर या फिर पार्टनर मर जाते हैं, डाइज तब, व्हेन द बिजनेस इज डिसॉल्व्ड और सोल्ड, इस तरह के कंडीशन में हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, गुडविल का वैल्यूएशन का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, क्या बोल रहा है, लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल। दिस इज अ स्मॉल बुक बिजनेस, एक बुक बिजनेस है, मतलब कॉपी किताब बेचते हैं, ओन्ड बाय ए फर्म। इट्स नेट वर्थ, नेट वर्थ का मतलब है एसेट माइनस लाइबिलिटी, मतलब एक बुक शॉप है जहां पर एसेट क्या है, एसेट उनका स्टॉक होगा, ठीक है, कुछ फर्नीचर वगैरह होगा, ये होगा, तो एसेट कितने का है और लाइबिलिटी जितना है वो माइनस कर देने से जो बच जाएगा वो इनका बिजनेस का नेट वर्थ हो गया। टोटल एसेट से अगर हम लोग लाइबिलिटी माइनस करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट के इधर होता है टोटल एसेट, ठीक है, इधर होता है टोटल लाइबिलिटी। तो यहाँ पर क्या क्या एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट। इधर क्या होता है, कैपिटल, मतलब जो बिजनेस में ओनर ने लगाया है, और दूसरा हो जाता है अदर लाइबिलिटी। अदर लाइबिलिटी मतलब जो बाहर वालों से लिया गया लाइबिलिटी है, अब उसमें भी करंट होता है, नॉन करंट, जैसे लोन हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है। तो ये टोटल एसेट से ये पैसा देने के बाद, ये वाला नॉट कैपिटल, ये देने के बाद जो बचेगा वही हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या है, हम लोगों ने खुद लगाया बिजनेस में, ये हमारा पैसा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस का नेट वर्थ क्या है, 1,40,000, ये माइनस करने से नेट वर्थ का मतलब है कैपिटल। नाउ इफ ए परचेसर इज विलिंग टू पे 1,50,000, अब मान लो ये बिजनेस हम बेचना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मैंने इस बिजनेस से अभी तक 1,40,000 बना लिया है। अब कैपिटल कैसे बना होगा, पहले बिजनेस में पैसा डाला, फिर प्रॉफिट ऐड हुआ, फिर वो बढ़ गया, फिर प्रॉफिट ऐड हुआ, वो बढ़ गया, फिर प्रॉफिट ऐड हुआ, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो नेट वर्थ है, मतलब मेरे बिजनेस का वैल्यू क्या है, 1,40,000, सारे लाइबिलिटी पे करने के बाद आउटसाइडर को मेरे पास 1,40,000 रुपीज रह जाएगा इस बिजनेस में। तो 1,40,000 जो है, मतलब अब ये रुपीज में भी रह सकता है, ये फिक्स्ड एसेट वगैरह के जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी रह सकता है, ठीक है। मतलब टोटल एसेट जो है, ठीक है,
है। उससे लाइबिलिटी पे करने के बाद जो मेरे पास रह गया, जैसे मान लो तुम लोगों के पास 500 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग को 50 रुपए किसी से उधारी लिए हो तो तुम लोग के पास कितना बचेगा? 450, ये तुम लोग का खुद का पैसा हो गया। उसी तरह से तो ये 1,40,000 है। अब ये बिजनेस कोई खरीदना चाहेगा तो इनको बोलना चाहिए मेरे बिजनेस का वैल्यू 1,40,000, बट ये मांग रहे हैं 1,50,000, ठीक है, एक्स्ट्रा 10,000 मांग रहे हैं। तो 10,000 जो है उसको हम लोग बोलेंगे गुडविल। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ये 1,40,000 जो है ये तो आप देख रहे हो कि मेरे बिजनेस का वैल्यू है, क्योंकि आपको ये सारा चीज मिलेगा, ये फिक्स्ड एसेट वगैरह आप जब खरीदोगे आपको ये सारा चीज मिलेगा, तो इसके लिए आप 1,40,000 मुझे पे कर रहे हो। लेकिन मैंने इस बिजनेस को मेहनत से इतना ऊंचाई में लेके गए हम कि 10,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दीजिए गुडविल का, क्योंकि आप अगर ये बिजनेस खरीदोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई परचेसर इज विलिंग टू पे 10,000 फॉर गुडविल। जो खरीद रहे हैं वो 10,000 क्यों पे करे? क्योंकि चीज का वैल्यू तो है 1,40,000, तो हम लोग 10,000 एक्स्ट्रा क्यों पे करें? तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है। देखो, वन रीजन मे बी द फ्यूचर कैपेबिलिटी of the business to earn more profit than the normal profit। क्या होगा अगर हम लोग गुडविल वाला बिजनेस खरीदेंगे तो हम लोगों के पास क्या होगा, बना बनाया कैपेबिलिटी आ जाएगा। मतलब ऑलरेडी एक इंसान ने क्या किया है, गुडविल जनरेट करके दिया है बिजनेस में, उस बिजनेस को हम लोग खरीद रहे हैं। तो फ्यूचर में हम लोग भी क्या कर सकते हैं, उनकी तरह उनके बिजनेस का जो गुडविल है उसको यूज करके और भी उसे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ फेवरेबल लोकेशन। हो सकता है उनका लोकेशन प्राइम लोकेशन है, अच्छा लोकेशन है, इसी वजह से वो गुडविल का वैल्यूएशन करके बोल रहे हैं मुझे 10,000 दो, इतने अच्छे लोकेशन में आपको दुकान मिल रहा है। सेम दुकान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप अंदर अगर आपको मिलेगा तो आप कस्टमर नहीं जनरेट कर सकते। आपको रोड साइड दुकान मिल रहा है तो फिर जैसे देखो ना, अगर कोई रेंट पे घर लेने जाओगे, रोड साइड पे घर है, प्राइम लोकेशन पे घर है, कम्युनिकेशन में अगर मेट्रो है, बस है, ठीक है, स्टेशन है, सारी चीज है, तो उसका जो है वो जगह का वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वही चीज बोल रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पर बोला है क्यों पे करेगा, तो वही चीज इसीलिए पे करेगा, ठीक है। अब मान लो अगर तुम लोग को ऐसा बोला जाए कि एक पेन है जिसका प्राइस है 1,00,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। अब 1,00,000 से पेन क्यों खरीदोगे? मान लो पेन जो है उसमें मैजिक है। मैजिक क्या है? जो भी लिखोगे सही होगा। जस्ट समझाने के लिए बोल रहे, जो भी लिखोगे सही होगा। अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं हमें गलत लिखना ही नहीं है, जो भी लिखेंगे सही लिखेंगे, तो तुम लोग खरीद सकते हो। वैसे देखने में पेन 5 रुपए वाला पेन जैसा ही है, लेकिन क्यों खरीदोगे? क्योंकि उससे तुम लोग को कुछ स्पेशल चीज मिल रहा है कि जो भी लिखेंगे सही होगा। बार बार वो जो हो जाता है ना, रॉन्ग हो जाता है, फिर उसे काटना पड़ता है, वो नहीं होगा। वो जो है ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ फैसिलिटीज है तो हम लोग क्यों दे रहे हैं? हमें कुछ मिलेगा तभी ना हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, अदरवाइज क्यों करेंगे? कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा तभी पेमेंट करेंगे। तो वही बोल रहा है परचेसर 10,000 इसीलिए पे करेगा, उसे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस लिस्ट इज नो वे एग्जॉस्टिव बट ओनली प्रोवाइड्स द बेसिक गाइडलाइन। तो क्या क्या बोल रहा है देखो, द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल आर एज फॉलोज। गुडविल का वैल्यू को इफेक्ट कर सकता है ऐसा क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है? द क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, हम लोग जो गुड्स बेच रहे हैं उसके क्वालिटी पे हमारा गुडविल डिपेंड करता है। द पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द ओनर, दैट इज देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द कस्टमर, हम लोग कस्टमर को कितना अट्रैक्ट कर पा रहे, कितने अच्छे तरीके से बिहेव कर पा रहे, कितने अच्छे तरीके से हमारे प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर पा रहे, समझा पा रहे, उसके ऊपर गुडविल डिपेंड करता है। द लोकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस, ए गुड पोजीशन इन ए कंजेस्टेड मार्केट, ठीक है, मतलब मार्केट प्लेस हो कुछ, मतलब ऐसे जगह ना हो कि जहां पर हम लोग पहुंच नहीं सकते, मतलब पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेशन गैप है तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो जो प्राइम लोकेशन मार्केट प्लेस में अगर दुकान हो, अगर शॉप हो, बिजनेस लोकेशन हो, तो ये हमारा गुडविल जनरेट करने में हेल्प करेगा। पोजेशन ऑफ नियर मोनोपोली राइट्स, अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसका पेटेंट हम लोगों ने करवा लिया तो मोनोपोली हो गया। तो मेन एजेंट फॉर ए पर्टिकुलर व्हीकल लाइक मारुति कार, बजाज स्कूटर एटसेट्रा, ठीक है, इस तरह की चीजों का पेटेंट बनवाया हुआ है तो ये यही बेचते हैं और कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो द पोजीशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, जो मैंने बोला कि पोजीशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, अगर हम लोग ट्रेडमार्क या पेटेंट करवा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को हमारे अलावा कोई और नहीं बेच सकता है, तो कस्टमर हमारे पास ही आएंगे, ठीक है। अब जहां भी दुकान हो उनको तो आना ही पड़ेगा। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजरियल स्किल, अगर हमारा जो मैनेजमेंट है, वहां जो मैनेजर है उनका स्किल अगर मतलब जो मैनेजर है उनका प्रेजेंस स्किल अगर अच्छा हो तो ऑब्वियसली कस्टमर अट्रैक्ट होगा।
द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच एनेबल्स द प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी। अब हम लोग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट पे हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट का खर्चा करते जा रहे हैं तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा सीखते सीखते हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को बहुत सस्ते में बना सकते हैं और गुड क्वालिटी का भी बना सकते हैं। जैसे देखो ना, जब तुम लोग पहली बार लिखना सीखे थे तो एक ए लिखने में काफी टाइम लग जाता था, एक बी लिखने में काफी टाइम लग जाता था, बट इसको बोलते हैं लर्निंग स्किल। जब हम लोग सीख जाते हैं तो हम लोग एक साथ ये अकाउंट्स लिखने में भी हमें उतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम हमें ए और बी लिखने में लगता था। और ऊपर से हम लोग का धीरे धीरे हैंड राइटिंग में अच्छा होता है। वो बात अलग है, मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये कोशिश किया जाता है कि बचपन में ही हैंड राइटिंग को ठीक किया जाए। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लोग बार बार किसी चीज पे काम करते हैं ना, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, हम लोग लो कॉस्ट में उस चीज को बना सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम लोग बनाते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर सस्ते में रॉ मटेरियल ढूंढ सकते हैं, गुड क्वालिटी वाला स्किल्ड लेबर को ला सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को दे पाएंगे। द पोजीशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। वही मैंने बोला ना कि अगर हम लोग अच्छे जगह से सस्ते में क्रेडिटर से मटेरियल ले सकते हैं, कभी क्रेडिट में कभी कैश में, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, हमेशा मटेरियल का अवेलेबिलिटी हो, मतलब मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कभी ऐसा ना हो कि मार्केट से आउट ऑफ मार्केट हो गया, ठीक है, कि आउट ऑफ स्टॉक है ही नहीं, बेच ही नहीं सकते, ऐसा ना। हमेशा हमें ऐसे सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखना चाहिए ताकि जब भी हमें मटेरियल का जरूरत हो, हमें वो मटेरियल सप्लाइड होते जाए। अब देखो रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या क्या फैक्टर है जो हमारे गुडविल को अफेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। यहाँ पर गाइडलाइन दिया हुआ है कि किस तरह से कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का हर एक टॉपिक का, लाइक डिप्रिशिएशन का, फिक्स्ड एसेट का, अगर हम लोग बोरो कर रहे हैं कुछ फंड तो उसका, तो अलग अलग बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं। हमें इसका मतलब ये मतलब क्या बोले, जैसे हमें सेंटेंस लिखने का रूल सिखाया जाता है, चाहे वो इंग्लिश में हो, बंगाली में हो, हिंदी में हो, जो जिसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस लिखने का एक रूल्स होता है ना कि किसके बाद एम लिखना है, इज लिखना है, आर लिखना है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस है, अकाउंट्स का भी अपना रूल्स रेगुलेशंस होता है कि डिप्रिशिएशन चार्ज कैसे करे, क्या रूल्स है, एक साल का होगा, कैसे होगा, क्या नहीं। तो फिक्स्ड एसेट किसको बोलेंगे, क्राइटेरिया क्या होता है फिक्स्ड एसेट को, किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये सब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है और सारी चीजों का अलग अलग स्टैंडर्ड बना हुआ है। अब गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोल रहे हैं, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज टू रिकॉग्नाइज एन इंटेंजिबल एसेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि गुडविल मतलब इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल जो है, इनको हमें रिकॉग्नाइज का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे दिखाना पड़ेगा वैल्यूएशन के साथ। ओनली इफ एंड ओनली इफ सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। बोल रहे हैं कि हम लोग जो इंटेंजिबल एसेट है उसे हम लोग सिर्फ तभी दिखा सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल करता है। तो ये जो मेन ब्लैक कलर से लिखा हुआ ये पढ़ने से ही होगा। इंटेंजिबल एसेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एसेट के तरह होना चाहिए, ठीक है, एसेट के तरह होना चाहिए। अब एसेट क्या होता है, एसेट ऐसा मतलब एक चीज है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं एसेट। इट मींस दैट इट मस्ट बी सम वैल्यू एंड मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल। इसका एक वैल्यू होना चाहिए जो हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सो दैट इट कैन बी सोल्ड विदाउट डिस्पोजिंग अदर एसेट्स और फ्यूचर बेनिफिट्स फ्लोइंग फ्रॉम अदर एसेट। बोल रहे हैं कि अगर इसे हमें बेचना भी हो तो हम लोग दूसरे किसी एसेट को बिना इफेक्ट करे इसे बेच सकते हैं। मेन बात यह है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एसेट वाले होने चाहिए। सेकंड बोल रहा है फ्यूचर प्रोबेबल इनकम बेनिफिट, फ्यूचर में इससे हमें इनकम बेनिफिट मिलेगा। जैसे गुडविल पड़ रहा है इंटेंजिबल एसेट पे, तो अगर हमारे पास गुडविल रहेगा तो हमारा फ्यूचर जो इनकम बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, ऑब्वियसली हमें मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब सेल का इंक्रीज होना, ये देखो इंक्रीज्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। एंड इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, हम लोग उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी दिखाएंगे अगर वो एसेट होगा, अगर वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो कि फ्लो होगा बिजनेस में, मतलब एज ए सेल इंक्रीज होगा तो उसमें हमारा पैसा जो है
वो ज्यादा आएगा, रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा, विल फ्लो टू द बिजनेस एंटरप्राइज एंड नॉट टू अदर्स। इट मींस दैट मैनेजमेंट कैन मेक रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा एस्टिमेट करके कि फ्यूचर में इस गुडविल से, जैसे कि हम गुडविल का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग गुडविल लेके ही पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर में गुडविल का क्या बेनिफिट हमें मिलेगा, जो मैनेजमेंट को बताना है असेस करके। द कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। और जो इंटेंजिबल एसेट का कॉस्ट है वो हमें मेजर करना पड़ेगा जो रिलायबल होगा, मतलब जो जस्टिफाइबल रिलायबल, मतलब जिसपे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। दैट इज द कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल। हम लोग उसे चाहे तो वेरीफाई करके देख सकते हैं कि जो कॉस्ट बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा कि 1,40,000 के बिजनेस को 1,50,000 में बेच रहे हैं, तो क्या सच में 10,000 देना जस्टिफाइबल है, वो हमें चेक करना चाहिए। अगर चेक करके हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं तभी उसे हम लोग एज ए गुडविल रिकॉर्ड कर सकते हैं। इफ द कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड देन इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। तो फिर हम लोग उसे एसेट की तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। इट इज दस क्लियर दैट नन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय इंटरनली जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो भी यहाँ पर कंडीशंस है, पहला कंडीशन है कि एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, इंटेंजिबल एसिड को तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट उससे हमें मिलना चाहिए तभी हम लोग उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। और रिकॉर्ड करने के लिए एक वैल्यूएशन, मतलब अमाउंट इन रुपीज होना चाहिए। अगर वो हम लोग जो मेजर किया है वो रिलायबल मेजर है तो ही हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो जनरेटेड गुडविल होता है या इनहेरेंट गुडविल होता है, उसके लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जो है वो मुश्किल होता है। अब ये गुडविल जो है जनरेटेड और इनहेरेंट का क्या होता है, जैसे हम लोगों ने किसी का बिजनेस खरीद लिया, बना बनाया बिजनेस खरीद लिया, देन क्या होता है, हमें पता है कि इसके बिजनेस में गुडविल है। हम लोगों ने इनका गुडविल का, जैसे मान लो वो 1,50,000 में, हम लोगों ने 1,40,000 का बिजनेस 1,50,000 में खरीदा, 10,000 गुडविल का दिया, रिकॉर्ड कर दिया। हमें वैल्यूएशन नहीं करना पड़ा, हम लोग बता दिए कि 10,000 गुडविल हम लोग पे किए हैं तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू 10,000 ही होगा। आज अगर तुम लोग कोई भी बुक्स खरीद रहे हो 500 रुपए देके, तो तुम लोग आराम से बता सकते हो उस बुक्स का वैल्यू क्या है, 500। ठीक है, तो ये जो गुडविल इनहेरेंट या जनरेटेड गुडविल, मतलब मान लो तुम लोग नया बिजनेस कर रहे हो और अपने बिजनेस का एक गुडविल जनरेट किए हो, तो कैसे उसे मतलब रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कैसे बताओगे कि ये मेरा एसेट है, ये मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, और जो मैंने इसका वैल्यूएशन किया है वो रिलायबल है। कि अगर तुम लोग बता रहे हो कि तुम लोग का बिजनेस का गुडविल 30,000 है, तो कैसे रिलाई करे इस बात पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जो इनहेरेंट गुडविल होता है उसके लिए। इनहेरेंट मतलब खुद के बिजनेस का खुद से जनरेट किया हुआ गुडविल। ठीक है, तो द रीजन आर सिंपल टू एक्सप्लेन। फर्स्ट, इट इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। सबसे पहला बात है कि बाकी सब इंटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट, इसको करवाने का एक खर्चा होता है। ठीक है, इसका एक सर्टिफिकेट जैसा होता है, ट्रेडमार्क का भी, कॉपीराइट्स का भी। जैसे मान लो ट्रेड लाइसेंस वगैरह होता है ना, तो वो रिन्यू करवाते हैं, उसका एक पेमेंट देना पड़ता है, तो हमें पता है कि उसका एक प्राइस वैल्यूएशन क्या है, ये सब का भी पता चलता है। बट गुडविल का ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी से, मतलब जो खरीद के लेके आ रहे हैं गुडविल, किसी के बिजनेस का ऑलरेडी जनरेटेड गुडविल और उसका बिजनेस खरीद रहे हैं, वो तो ठीक है, वो चलेगा। लेकिन जो खुद से जनरेट किए उसका वैल्यू कैसे करे, क्योंकि ये बाकी सारी चीजों की तरह आइडेंटिफाइबल तो नहीं है कि मैंने कॉपीराइट करवाया उसका इतना पेमेंट किया था, ट्रेडमार्क करवाया उसका इतना पेमेंट किया, मैंने पेटेंट करवाया उसका इतना पेमेंट किया, तो मुझे पता है कि मेरे पेटेंट का वैल्यू क्या है, ट्रेडमार्क का वैल्यू क्या है, कॉपीराइट का वैल्यू क्या है। बट मेरे जनरेट किया हुआ गुडविल का वैल्यू क्या है वो कैसे पता करें। सेकेंड, दूसरा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसेस इट्स फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर में इसका बेनिफिट, मतलब हम लोग अभी तो ठीक है, हमें लग रहा है कि गुडविल है, अच्छा कमा रहे हैं बाकी लोगों से, लेकिन फ्यूचर में इसका क्या सिचुएशन होगा वो एसेस कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। फाइनली, द कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड इन the absence of any consideration in money or money source. There is no documentary evidence to support the value of goodwill as a resource. तो देखो, जब तक इस गुडविल के अगेंस्ट में हमें कोई पेमेंट ना मिले, अगर मान लो मेरा खुद का इनहेरेंट या फिर जनरेट किया हुआ गुडविल है, अगर हम लोग किसी को बेच रहे हैं, वो हमें, हम लोग अपना बिजनेस बेच रहे हैं और गुडविल का पैसा चार्ज कर रहा है और वो हमें दे रहा है, ठीक है, तब तो ठीक है कि पता चल जाएगा कि हमें पैसा मिला तो इतना हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, तो वो मान रहे हैं। लेकिन नॉर्मली
जो खुद से जनरेट किया हुआ गुडविल है, और अगर हम लोग किसी को नहीं बेच रहे, वैल्यू नहीं किया, तो हम लोग मनी सोर्स तो इसमें नहीं आ रहा है, तो कैसे पता करें जो वैल्यू हम लोग बता रहे वो रिलायबल है कि नहीं। प्रॉब्लम ये हो जाता है, खुद से जनरेट किए हैं तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। अगर बता देंगे, लेकिन क्या रिलायबल होगा, क्या लोग मानेंगे। देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू सपोर्ट द वैल्यू ऑफ द गुडविल एज अ रिसोर्स। इसका कोई डॉक्यूमेंट्री क्या नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो goodwill should be recorded in the books only when some consideration in money or money's worth has been paid for it। तो कौन सा वाला गुडविल हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा गुडविल जो हम लोगों ने खरीदा है। मतलब गुडविल दो तरह का होता है, एक होता है इनहेरेंट या फिर खुद से जनरेट किया हुआ, एक होता है परचेज गुडविल, ठीक है। तो जो परचेज गुडविल है, मतलब दूसरे का गुडविल वाला बिजनेस खरीदे थे तो गुडविल मिला, उसके लिए पे किए पैसा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे बिजनेस का इतना गुडविल है। लेकिन खुद के बिजनेस से जो गुडविल हम लोगों ने जनरेट किया, उसका वैल्यूएशन अगर सही तरीके से नहीं कर पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। मतलब परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करो, बट मतलब ये एज बता रहा है, ठीक है, ये कौन बता रहा है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहा है कि किस तरह के गुडविल को रिकॉर्ड करना है। तो ये अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, ये है खुद के जनरेट किया हुआ गुडविल, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट गुडविल, ठीक है। इनहेरेंट गुडविल को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जबकि परचेज गुडविल जो होता है, परचेज गुडविल को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब हम लोगों ने खरीदा है तो उसका वैल्यू दिखा देंगे, इतने से खरीदा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, accordingly on admission or retirement date of a partner, or even when there is a change in profit sharing ratio amongst the existing partner, goodwill should not be raised in the books of the accounts of the partnership firm because of no consideration in money or money source has been paid for it। बोल रहा है कि एडमिशन या रिटायरमेंट डेट ये सब केस में, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो गुडविल को, अभी हम लोगों ने देखा कि वैल्यूएशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर गुडविल हमारा जो इनहेरेंट गुडविल है, तो उस केस में हमें ये सारे कंडीशंस पे गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं है। द कंक्लूजन इज दैट ओनली परचेज गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स वेदर द पेमेंट इज मेड डायरेक्टली इन कैश और मनीज और फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, बोल रहा है इसका जो जीएसटी निकल के इतना ही आया, इतना ही हमें याद रखना है कि परचेज गुडविल हो तो बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर खुद का जनरेट किया हुआ गुडविल है तो हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज हमें एएस इसका परमिशन नहीं देता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका परमिशन नहीं देता है। अब एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, देखो, ए एंड बी परचेज द नेट एसेट। नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं नेट एसेट। मतलब तुम लोग के पास 500 रुपए है, लेकिन मार्केट में उधार 100 रुपए है, तो तुम लोग बोलोगे मेरे पास 500 रुपए है, नहीं, बोलोगे 400 है, आज नहीं तो कल तो उसे देना पड़ेगा 100 रुपए। तो इसको बोलते हैं नेट एसेट, ठीक है, नेट एसेट। तो बोल रहा है ए एंड बी परचेज द नेट एसेट ऑफ सी। सी का नेट एसेट खरीद रहा है कौन, ए और बी मिला के खरीद रहे हैं, कितने का, 2,50,000 फॉर 3,00,000 इन कैश। 2.5 लाख का चीज 3 लाख में खरीद रहे हैं, ठीक है। द एडिशनल पेमेंट ऑफ 50,000 इज अ पेमेंट फॉर गुडविल इन कैश। तो 2.5 लाख का चीज 3 लाख में खरीद रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, 50,000। ये 50,000 क्या है, गुडविल है, क्योंकि कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो गुडविल इन कैश है। इट इज अ केस ऑफ परचेज गुडविल। तो इसका मतलब ए बी ने सी का गुडविल खरीदा, 50,000 रुपए से खरीदा। तो अब ये क्या कर सकते हैं, ए और बी अपने अकाउंट में 50,000 गुडविल को रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि ये रिलायबल है, वो दिखा सकते हैं कि मैंने ये चीज खरीदा है 50,000 पेमेंट करके, उनके पास प्रूफ है, ठीक है। एंड कैन बी validly recorded in the books of A and B. When no payment is made for the purchase goodwill and goodwill account is raised in the books, it is in case of internally generated goodwill or inherent goodwill as per accounting standard it is not permitted। बोल रहा है कि अगर हम लोग inherent goodwill के लिए कुछ पेमेंट नहीं किए हैं और उसको दिखाना चाहते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका हमें परमिशन बिल्कुल नहीं देता है, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल देख लो। For example, in the event of reconstitution of a firm due to admission or retirement or death of a partner, or even a change in the profit sharing ratio, without reconstitution, goodwill of the firm is evaluated. In such a situation, the value of goodwill should not be brought into books of accounts because it is inherent or self-generated goodwill, since no money or money's worth has been paid for it। क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि
इन द इवेंट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, रिकंस्टिट्यूशन मतलब फर्म का जो भी अभी तक जिस तरह से शेयरिंग वगैरह चल रहा था उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर एडमिशन लिया, या फिर कोई रिटायर कर गया, या फिर किसी पार्टनर का डेथ हो गया, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही हम लोग चेंज करना चाहते हैं। तो विदाउट रिकंस्टिट्यूशन गुडविल ऑफ द फर्म इज इवेल्युएटेड। ठीक है, तो हम लोग गुडविल को इवेल्युएट कर रहे हैं, फर्म का खुद का गुडविल को खुद ही इवेल्युएट कर रहे हैं। ये गुडविल हम लोगों ने किसी से खरीदा नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद का गुडविल खुद ही इवेल्युएट कर रहे हैं। इन सच ए सिचुएशन द वैल्यू ऑफ गुडविल शुड नॉट बी ब्रॉट इनटू द बुक्स। तो वैल्यू हम लोग कर सकते हैं, नो इशू। हम लोग बोल सकते हैं ए बी दो पार्टनर था, सी आ रहा है, हम लोग सी को बोल सकते हैं तुम कैपिटल दो इतना, ठीक है, और हम लोगों ने इतना दिन मेहनत करके गुडविल जनरेट किया है तो तुम गुडविल के लिए भी कुछ पेमेंट करो, ये हम लोग बोल सकते हैं। बट ये जो हम लोग गुडविल रेज करके दिखा रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं ना हमारे बिजनेस का टोटल इतना गुडविल है, ये हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेट कर सकते हैं बट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। एस्टिमेट हम लोग कर सकते हैं लेकिन रिलायबल नहीं है ना, तो इसीलिए हम लोग उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। द ओनली वे आउट इज दैट वैल्यू ऑफ गुडविल एज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड शुड बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। तब क्या करें, गुडविल तो बिजनेस में जनरेट किया है और एस्टिमेट करके बता भी रहे गुडविल इतना है, लेकिन एएस बोल रहा है नहीं रिकॉर्ड मत करो। क्यों? क्योंकि तुम इसके लिए किसी को पैसा नहीं दे रहे हो, तुम खरीद के नहीं ला रहे हो। प्रॉब्लम एएस का ये है कि ये इन समथिंग इन कंसिडरेशन नहीं हो रहा है। जैसे फर्नीचर खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हम लोग फर्नीचर को रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं ये हम लोगों ने समथिंग इन कंसिडरेशन लाया है, ठीक है, गिव एंड टेक हुआ है। लेकिन गुडविल हमारा हमने ही जनरेट किया और हम ही उसका वैल्यू दिखा रहे हैं कि मेरे बिजनेस का गुडविल 50,000 है फॉर एग्जाम्पल, हम खुद ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमें अकाउंट्स ये बोल रहा है आप अपने गुडविल का 50,000 दिखाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप रिकॉर्ड मत करो, आप बुक्स में मत दिखाओ। आप अपने बिजनेस में 50,000 गुडविल है, आप दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका कुछ मतलब अगर आप दूसरे पार्टनर को, जैसे देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं, सपोज मान लो ए बी बिजनेस स्टार्ट किया था पार्टनरशिप 10-10 हजार देके, ठीक है, अब वो लोग सी को एडमिशन लेना चाहता है और वो लोग सी को भी बोल रहे हैं आप 10,000 ही दो, क्योंकि हम लोग भी जब बिजनेस स्टार्ट किए थे 10,000, लेकिन ये लोग बिजनेस करके हो चुका है मान लो 5 साल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 साल हो चुका है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 5 साल में हम लोगों ने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया है, सी ने तो तब कुछ कंट्रीब्यूशन किया नहीं था, तो सारा मेहनत हम लोगों का है, हम लोगों ने बिजनेस में गुडविल जनरेट किया, गुडविल जनरेट किया, तो सी बोलेगा गुडविल जनरेट किया मतलब सी को बोला जाएगा जाओ ना पूछ के आओ, आसपास इतने सारे फर्म है, हम लोग जितना कमाते हो और कोई नहीं कमा, हम लोगों के जैसा ये आसपास वाले नहीं कमाते, जाके पूछ के आओ। तो सी देख रहा है सच में सच ही बोल रहा है कि इन लोगों का प्रॉफिट ज्यादा है, इसीलिए तो सी इनके साथ जुड़ना चाहता है, तो सी इनके साथ जुड़ना चाहता है, तो ये लोग सी को एक प्रपोजल देते हैं, ठीक है, कि क्योंकि हमारे बिजनेस में जुड़ने से तुम्हें हमारे मेहनत का भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तुम दूसरे फर्म में जाओगे जो प्रॉफिट कमाओगे, हमारे फर्म में ज्यादा प्रॉफिट जो आ रहा है उसका हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा, तो तुम एक काम करो कैपिटल के साथ साथ कैपिटल तो दो, हमें गुडविल के लिए भी कुछ पैसा दे दो जो हम लोग बता रहे हैं। मान लो इन्होंने बोला कि हम लोग हमारे बिजनेस का गुडविल है 50,000, अब तुम जितना प्रॉफिट शेयर करोगे, मान लो ये 1/3 शेयर कर रहा है और इसको हम 30,000 कर देते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, तो ए भी बोलेंगे हमारे बिजनेस का गुडविल है 30,000, तो तुम एक काम करो 10,000 कैपिटल तो दो ही, और गुडविल के लिए तुम लोग गुडविल जितना हमारा है बिजनेस का उसका कितना हिस्सा देना है तुम्हारे प्रॉफिट शेयरिंग का, तो फिर 1/3 के लिए यानी 10,000 और लेके आओ, ठीक है, 10,000 और लेके आओ, दैट इज गुडविल का। तो यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें अकाउंट्स क्या बोल रहा है कि ये तो हम लोगों ने खुद वैल्यू किया 30,000, ये 30,000 दे के किसी से गुडविल खरीदा तो है नहीं ए बी ने, तो द ओनली वे आउट इज दैट वैल्यू ऑफ गुडविल एज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड। अब ए बी ने अलग अलग मेथड लगा के, बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसमें से कोई एक मेथड लगा के 30,000 अपना कैलकुलेट करके बताया है, तो अकाउंट्स हमें बोल रहा है आप कैलकुलेट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके लिए पैसा भी मंगाओ पार्टनर से, उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको गुडविल मत दिखाओ, उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू से दिखाओ कि हाँ कैपिटल के मतलब गुडविल का जो पेमेंट आ रहा है वो कैपिटल के थ्रू से दिखाओ, ठीक है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटेंजिबल एसेट बोल के बैलेंस शीट में गुडविल बोल के मत दिखाओ। इन नो केस द गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, गुडविल अकाउंट कभी भी इस तरह के केस में बुक्स में रेज नहीं होगा, मतलब हम लोग गुडविल बोल के बैलेंस शीट में 30,000 नहीं दिखा सकेंगे, ठीक है, either on the reconstitution of the firm or change in the profit sharing ratio. The amount of goodwill is written off over a period of time, और धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, इस गुडविल का जो वैल्यू है 30,000 इसे हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना पड़ेगा। इन केस व्हेन द गुडविल अकाउंट्स एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इट शुड बी रिटन ऑफ immediately where it is internally generated or goodwill has been bought for some consideration.
बोल रहा है इट शुड बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, ये इमीडिएटली राइट ऑफ करना पड़ेगा वेदर इट इज, अच्छा, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटर्न ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन केस व्हेन द गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अच्छा, तो गुडविल अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे राइट ऑफ कर देना पड़ेगा, चाहे वो खुद का जनरेट किया हुआ गुडविल हो या फिर खरीदा हुआ, दोनों केस में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज जब क्वेश्चन करोगे और भी क्लियरली समझ में आएगा। क्या क्या मेथड्स है देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट का दो मेथड होता है, सिंपल और वेटेड। सुपर प्रॉफिट मेथड जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, एनुइटी बेसिस, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तीन तरह का। कैपिटलाइजेशन बेसिस में एवरेज प्रॉफिट होता है और एक तरह का होता है, इसमें नहीं दिया है, और एक तरह का भी होता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो दिया है हम लोग वही करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल और वेटेड एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड देखो क्या होता है, एवरेज करना तो सभी को पता है। एवरेज जैसे तुम लोग, अगर तुम लोग को पूछा जाता है कितना परसेंट तुम लोग को जो है एग्जाम दिए हो, कोई भी एग्जाम दिए हो, कितना परसेंट मार्क्स आया, तो तुम लोग क्या करते हो, जितने सब्जेक्ट होता है सबको ऐड कर देते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट कर देते हो। तो ये किया क्या, ये तो एवरेज किया, ठीक है। जैसे मान लो दो सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, एक में 50 मिला है आउट ऑफ 100, एक में मान लो 60 मिला है, ठीक है, और यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, ये हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए 40 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 50% मिला है। 50% का मतलब होता है 100 में 50 मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है, देखो एक में 40 मिला है, एक में 60 मिला है, तो ये एवरेज कर दिए हम लोग कि दोनों में 50-50 मिला है, ठीक है। तो एवरेज इसको बोलते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट बेसिस क्या होता है देखो, इन दिस केस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स आर एडजस्टेड फॉर एनी एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर, ठीक है। इसमें क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट जो पास्ट ईयर के हैं उसे हम लोग एडजस्ट करेंगे फॉर एनी एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर, द नंबर ऑफ ईयर आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट एंड नेगोशिएशन। बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स होगा वो डिसाइड किया जाएगा नेगोशिएशन और जजमेंट से, ठीक है। अच्छा, फॉर एवरेजिंग प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट, आइदर सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड में बी एम्प्लॉयड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। कब एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज होता है, कब सिंपल एवरेज प्रॉफिट यूज होता है, देखो वेटेड और सिंपल में फर्क हम बता देते हैं। अगर हमें प्रॉफिट का ट्रेंड पता चलता है, ट्रेंड का मतलब है, मान लो हम लोग का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मान लो पहले 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, मतलब 5 लाख, ठीक है, ये बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, एक ही तरह का, या फिर घटते जा रहा है, पहले 5 लाख था, 3, 2, 1, ये इस तरह से अगर हमें ट्रेंड दिख रहा है तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो हम लोग वेट लगा देंगे। अगर ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा है, अप डाउन हो रहा है, पहले 10,000, 15, फिर 12, मतलब पहले 10 से 15 ये इंक्रीज, 15 से 12 ये डिक्रीज, फिर मान लो 16, तो ये जो अप एंड डाउन हो रहा है, अगर ऐसा होता है तो हम लोग सिंपल एवरेज मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज वेटेड एवरेज मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर बोल रहा है इफ देयर एग्जिस्ट क्लियर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, इट इज बेटर टू गिव मोर वेट टू द प्रॉफिट ऑफ द रिसेंट ईयर्स देन दोज ऑफ द अर्लियर ईयर। तो हम लोग क्या करेंगे, मोर वेटेज देंगे द प्रॉफिट्स ऑफ द रिसेंट ईयर, रिसेंट ईयर के प्रॉफिट को। ये देखो जैसे यहाँ पर पांचवा साल है उसमें ऐसे दे दिया 30,000 पहले ईयर, 40,000 दूसरा ईयर, ठीक है, इस तरह से ये हो गया ईयर 1 का, ठीक है, ये 2 देने का मतलब है ईयर 1 प्लस ईयर 2 का, ठीक है, इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये जो बोल रहा है कि हम लोग इस तरह से वेटेज दे देंगे, बट इफ देयर इज नो क्लियर ट्रेंड, लेकिन अगर ट्रेंड नहीं पता चल रहा है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो सिंपल एवरेज करेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, देखो बोल रहा है कि लेट अस सपोज प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स 1 2 3 4 5 लिख दिया इन्होंने, 30 40 50 60 70, तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है। तो पहले साल 30, तो जैसे ही वैल्यू बढ़ेगा हम लोग वेटेज उसका क्या कर देंगे, वेटेज उसका इंक्रीज कर देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब इंटू कर देते हैं, वेट को इंटू कर देते हैं, तो ये हो गया 30,000, ये हो गया 80,000, ये हो गया 1,50,000, ये हो गया 2,40,000, ये हो गया यहाँ पर 3,50,000 हो गया, ठीक है। तो ये वेटेड प्रॉफिट इस तरह से निकाला जाता है, वेट इंटू प्रॉफिट करके, वेट इंटू प्रॉफिट करके, क्योंकि 30,000 देखो पहले साल था, फिर 40,000 दूसरे साल था, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब दूसरे साल था, लेकिन वेट हम लोगों ने यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है, क्योंकि इंक्रीजिंग हो रहा है, तो वेटेज इसका क्या कर दिया, हम लोगों ने बढ़ा दिया, ठीक है। तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा, तो टोटल देखो एवरेज प्रॉफिट 8,50,000 और
एवरेज जो वेट है वो है 15, डिवाइड कर दो, इतना आ रहा है अप्रॉक्स। मतलब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पूरे 5 साल में एवरेज इतना, मतलब इस यहाँ पर इस साल भी 56,667 प्रॉफिट हुआ, फिर 56,667, इस तरह से 5 साल यही प्रॉफिट चलता रहा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल अगर कैलकुलेट करना है एट 3 इयर्स परचेस ऑफ प्रॉफिट, 3 इयर्स परचेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि बोला जा रहा है कि ये प्रॉफिट हम लोग अगर 3 इयर्स देख सकते हैं, ये एस्टिमेट होगा, ये मैंने पहले ही बताया था ना जब एकदम स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए थे नंबर ऑफ ईयर परचेस कैसे होता है, तो ये जो बिजनेसमैन है वो खुद से एस्टिमेट करता है, तो इनको लगता है ये 3 साल तक ऐसा ही हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, दिस अमाउंट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा 3, तो ये हो गया 1,70,000। यहाँ पर हम लोगों ने सीख लिया एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो, हाउएवर इन इफ एनी सच ट्रेंड इज नॉट विजिबल, अगर कोई इस तरह का ट्रेंड हमें नहीं दिख रहा है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, फिगर्स ऑफ पास्ट प्रॉफिट, देन वन शुड टेक सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड कैलकुलेट गुडविल। जैसे कि मान लो प्रॉफिट एक पार्टनरशिप हमका 5 साल का दिया हुआ है 30, फिर 25 कम हो गया, फिर 20 और कम हो गया, फिर 30 बढ़ गया, फिर 28 कम हो गया, मतलब अप डाउन हो रहा है, तो इसमें हम लोग वेट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे, ये सब ऐड कर लो, 30,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 28,000, तो ये टोटल करने से, मैंने जीरो नहीं लिखा है तो 3 जीरो लिख देंगे तो वो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम इस तरह से टोटल करके देख लेते हैं, ये हो जा रहा है हम लोग का 1,33,000, ठीक है। और कितने साल का है, 1 2 3 4 5, 5 साल का है, तो डिवाइडेड बाई 5 कर लो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 26,600, ठीक है। अराइव्ड एट बाय टेकिंग सिंपल एवरेज इफ द गुडविल इज वैल्यूड बाय टेकिंग, अगर इस प्रॉफिट को हम लोग 3 साल तक ऐसे ही देख सकते हैं, नहीं यहाँ पर 9th बोला है, 3 इयर्स परचेस ऑफ प्रॉफिट द, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 26,600 इंटू 3 करने से जितना आएगा उतना ही गुडविल होना चाहिए, ये अमाउंट आ जाएगा 79,800। वेटेड एवरेज इज यूज्ड व्हेन प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, प्रॉफिट का इंक्रीज डिक्रीज अगर कंटिन्यूअस फ्लो में समझ में आता है तो ही वेटेड एवरेज यूज करेंगे। हाईएस्ट वेट इज ऑलवेज गिवन टू करेंट ईयर, हमेशा हाईएस्ट वेट को करेंट ईयर में देना पड़ेगा, ठीक है, एज इट रिफ्लेक्ट्स द मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो करेंट ईयर है वही हमें सबसे रियल चीज बता रहा है, ठीक है। जैसे देखो 5 साल में यहाँ पर 30,000 दिख रहा है, लेकिन करेंटली तो 70,000 है, तो हम लोग 30,000 के हिसाब से डिसाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि ये 5 साल पहले का डेटा है। आज के डेट पे सबसे करेंट डेटा को देख के हमें सोचना चाहिए कि क्या होगा, तो क्योंकि 70,000 हमारा करेंट ईयर का डेटा है, तो इसमें जो जितना करेंट ईयर होगा उस पर सबसे ज्यादा वैल्यू लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 डेटा था, तो यहाँ पर 5 4 3 2 1 इस तरह से लगेगा, या सबसे जो पुराना है उसे 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, और एक एग्जांपल दिया है, बोल रहा है कि द पास्ट प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम 50 40 52 टू 48 और 56, तो हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। तो यहाँ पर क्या ट्रेंड हमें पता चल रहा है, 50 से 40 कम हो गया, 40 से 52 फिर से बढ़ गया, 52 से 48 फिर से कम हो गया, फिर से 56,000 बढ़ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल एवरेज करना पड़ेगा। सिंपल एवरेज मतलब सारे प्रॉफिट्स का टोटल करना है, डिवाइडेड बाई 5 करना है। देखो यहाँ पर सारे प्रॉफिट्स का टोटल कर दिया, 2,46,000 आ रहा है, तो सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, 5 है, तो 2,46,000 से अगर हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलता है 49,200, मतलब हम लोग पूरे साल में एवरेज इस तरह से प्रॉफिट कमा रहे हैं। और अगर गुडविल निकालना है तो वो 4 साल के परचेस के हिसाब से कैलकुलेट करने बोला है, नंबर ऑफ ईयर परचेस 4, तो इंटू 4 करने पे जितना आएगा 1,96,800, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। चलो देखते हैं 1,96,800 है कि नहीं। ये देखो वैल्यू ऑफ गुडविल 1,96,800। तो ये हम लोगों ने एक मेथड सीख लिया, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब दूसरा देखो, दूसरा मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट बेसिस। सुपर मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है। इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म। तो फर्म जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसके बेसिस पे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था, दोनों का ग्रोसरी बिजनेस था, एक 45,000 कमा रहा है और दूसरा जो है दूसरा कमा रहा है 30,000, जो कि नॉर्मल बात है, कोई भी ये प्रॉफिट कमा सकता है अगर
वो उस लोकेलिटी में बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो ये सभी कमा सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये 45,000, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट पता चल जाएगा 15,000। तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, जिसका गुडविल निकाल रहे हैं उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। और जिसका गुडविल निकाल रहे हैं वो जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर में 30,000 कमाना नॉर्मल बात है, कुछ एक पर्टिकुलर कैपिटल के अगेंस्ट में, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट इज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को बोला जाता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब बिजनेस में हमारा कितना प्रॉफिट एवरेज होता है वही एक्चुअल प्रॉफिट है। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने बोला ना, ये जो पैसा है ये हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कैपिटल के अगेंस्ट में मतलब अर्न कर रहे हैं। मान लो 1 लाख लगा के, 1 लाख लगा के इनका रिटर्न है मान लो 3%, क्या 30,000 होगा? नहीं, 3,000 हो जा रहा है। 1 लाख इंटू 30%। 1 लाख इंटू 30%, मान लो इनका रिटर्न है 1 लाख लगा के 30%, 30,000, और इन्होंने भी 1 लाख ही लगाया है लेकिन ये कमा रहे हैं 45,000। तो नॉर्मल रिटर्न क्या है? नॉर्मल रिटर्न है 30%। नॉर्मल रिटर्न का मतलब होता है जो कोई भी कमा सकते हैं, ठीक है, जो कोई भी कमा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिटर्न। अगर वो सही से मतलब अपना बिजनेस चलाते हैं तो नॉर्मल ये हो गया। जैसे हर एक बिजनेस का एक नॉर्मल रिटर्न तो होता ही है, ठीक है। तो नॉर्मल रिटर्न जो है वो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर अप्लाई करके देख लेंगे कि कितना हो रहा है, और मार्केट में वो नॉर्मल रिटर्न से जो भी ज्यादा कमा रहे हैं, जितना ज्यादा कमा रहे हैं वो उनका गुडविल हो जाएगा। द rationale for using the super profit is the partner who gains excess earning owing to reconstitution of firm should compensate to partner sacrificing their share in the reconstitution। मतलब जब बिजनेस में रिकंस्टिट्यूशन आता है, लाइक कोई एडमिशन ले रहा है, कोई रिटायरमेंट हो रहा है, किसी का डेथ हो रहा है, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंजेस हो रहा है, तो उस केस में क्या किया जाता है, गुडविल जब हम लोग वैल्यू करेंगे तो वहां पर क्या होगा, देखना पड़ेगा कि जो एक्सेस गेन हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का एक्सेस गेन जो पार्टनर कर रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन के वजह से, ठीक है, तो वो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, वो मतलब क्या होता है, जैसे मैंने देखो इस लाइन का मतलब ये हो गया, ए बी सी को एडमिशन ले रहा था, थोड़ी देर पहले हम ये स्टोरी बता रहे थे ना कि सी यहीं पर एडमिशन लेना चाहता है बिजनेस में, अगर ये लोग पार्टनर बना ले क्योंकि इनका गुडविल है, तो ए भी बोल रहा है कि तुमने तो कुछ मेहनत किया नहीं है लेकिन तुम्हें गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, तो तुम क्या करो, गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसा लेके आओ, जो पैसा हम लोग पर्सनली अपने अंदर डिवाइड कर, हम लोग अपने अंदर वो पैसा डिवाइड कर लेंगे, गुडविल का पैसा, क्योंकि हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे तुम्हें एडमिशन लेने के बाद। जो प्रॉफिट आज तक हम लोग 2 जन बांट रहे थे अब हम लोग 3 जन बांटेंगे, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे, तुम गेनिंग पार्टनर होगे, ठीक है, वही चीज बोल रहा है। सुपर प्रॉफिट मींस एक्सेस प्रॉफिट दैट कैन बी अर्नड बाय ए फर्म ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट यूजुअली अर्नड बाय सिमिलर फर्म अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में रहने के बाद भी अगर कोई पार्टनर अगर कोई बिजनेस, कोई फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है दूसरे फर्म से सेम उसी तरह का काम जो करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं गुडविल। जैसे मान लो एक नॉर्मल सा बात है कि जब मान लो तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो या मतलब कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हो, तो एक चीज देखो, सभी के पास, हमारे पास सेम बुक्स हो सकता है, ठीक है, हमारे पास सेम जो है, मान लो सेम टीचर के पास ही पढ़ रहे हो, सेम स्कूल में ही पढ़ रहे हो, फिर भी सेम क्लास में सभी बच्चों का एक जैसा जो है परफॉर्मेंस नहीं होता है, किसी का थोड़ा अप किसी का थोड़ा डाउन होता है, ठीक है। तो सेम सारे फैसिलिटीज के बाद भी अगर थोड़ा अप एंड डाउन होता है तो वो क्या होता है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से होता है, ठीक है। किसी का मैथ्स अच्छा होता है तो किसी का इंग्लिश अच्छा होता है तो किसी का लैंग्वेज अच्छा होता है, तो ये अलग अलग चीज होता है अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो वही चीज बोल रहा है, सेम फैसिलिटीज के बाद भी जब हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है तो हम लोग बोलेंगे कि जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो बेस्ट है, ठीक है, उस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर सेम फर्म सेम लोकेलिटी में ओपन करने के बाद भी कोई ज्यादा कमा रहा है तो वो बेस्ट है, ठीक है, वही चीज हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, excess profit because normal profit he can earn by joining the partnership firm। अच्छा, ये मैंने कहाँ तक पढ़ा, under this method the partner who gains in terms of profit sharing ratio has to contribute only for excess profit because normal profit he can earn by joining any partnership firm। ये देखो, यहाँ पर वही बोल रहा है कि ऐसा जब सिचुएशन होता है, द पार्टनर हु गेन्स इन टर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज टू कंट्रीब्यूट ओनली फॉर एक्सेस प्रॉफिट। वही गुडविल का लिए भी अलग से पैसा लाना पड़ेगा बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट ही कैन अर्न बाई, मतलब वो किसी और फर्म में ज्वाइन करेगा तो उसे नॉर्मल प्रॉफिट तो ऐसे भी मिलेगा, वो अगर कोई स्पेशल गुडविल वाले फर्म में ज्वाइन कर रहा है
तो उसे एक्स्ट्रा कुछ तो देना ही पड़ेगा। अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड व्हाट एक्सेस प्रॉफिट ऑफ पार्टनर फर्म कैन अर्न टू बी डिटरमाइंड फर्स्ट। तो पहले सुपर प्रॉफिट मेथड जब हम लोग फॉलो करेंगे तो हमें एक्सेस प्रॉफिट ए पार्टनरशिप फर्म कैन अर्न इज टू बी डिटरमाइंड फर्स्ट। तो पहले हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितना एक्सेस प्रॉफिट जो है ये पार्टनरशिप फर्म अर्न कर रहा है। तो पहले वो चेक करेंगे कि क्या सुपर प्रॉफिट है, उसके हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कैसे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का स्टेप्स क्या है, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैपिटल इंप्लॉयड बाय द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म ने कितना पैसा लगाया था बिजनेस में, उनका एवरेज प्रॉफिट कितना है वो हम लोग चेक करेंगे बेस्ड ऑन फ्यू ईयर्स फिगर्स। पास्ट कुछ साल के प्रॉफिट को लेके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। डिटरमाइन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रीवेलिंग इन द लोकेलिटी ऑफ सिमिलर फर्म। हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर लोकेलिटी में बाकी जो फर्म है उनसे पूछताछ करके हम लोग ये पता करेंगे इस बिजनेस का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। ठीक है, अब अप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू अराइव एट नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम लोग कैपिटल पे अप्लाई करके देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना अर्न हो सकता है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसे एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो ही गुडविल है। ठीक है, वही मतलब सुपर प्रॉफिट है या एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, अब उसी को हम लोग बोलेंगे गुडविल। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल जो है किस तरह से दिया है। लेट अस सपोज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए पार्टनरशिप फर्म 1 लाख एंड इट्स एवरेज प्रॉफिट वाज 25,000। एक पार्टनरशिप फर्म ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, ठीक है, और उनका एवरेज प्रॉफिट क्या है 25,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 22% इन केस ऑफ सिमिलर फर्म। सिमिलर फर्म बोल रहा है कि 22% ऐसे बिजनेस में रिटर्न है, तो कोई अगर 1 लाख लगाएगा तो 22% के हिसाब से रिटर्न जो है वो होना चाहिए 22,000, 22,000 का रिटर्न होना चाहिए। बट इन्होंने 25,000 का रिटर्न अर्न किया, यानी 3,000 का रिटर्न ज्यादा अर्न किया, तो ये 3,000 का रिटर्न जो है एक्स्ट्रा, ये इनका सुपर प्रॉफिट है। इस तरह से ही कैलकुलेट करना है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड, जैसे सुपर प्रॉफिट का हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का कितना सारा मेथड होता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज, एनुइटी और कैपिटलाइजेशन। तो अभी हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज देख रहे हैं, तो उसका एक क्वेश्चन दिया है, ये देखो। गुडविल इज जनरली वैल्यूड बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड में क्या होगा, सुपर प्रॉफिट जितना आ रहा है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आया 3,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 माना गया था, तो 15,000 गुडविल। दिस इज नॉट द गुडविल, दिस इज द सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट अमाउंट। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, by certain number of years depending upon the expectation about the maintenance of such profit in future. If it is expected that the super profit can be maintained for any other 5 years in future, अगर यही प्रॉफिट ये लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 5 साल तक ऐसा 3,000 हम लोग एक्स्ट्रा ऑब्वियसली अर्न कर सकते हैं, तो हमारी बिजनेस का गुडविल 15,000 होता है। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अच्छा, अब और एक एग्जांपल दिया है, देखते हैं। A firm of ABC has a total capital investment of 4,50,000। ठीक है, तो इन्होंने 4,50,000 इन्वेस्ट किया है। द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। 4 साल में इतना 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 और इतना नेट प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है। तब इतने सारे अलग अलग नेट प्रॉफिट से तो कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है, तो हम लोग इसे एवरेज कर लेंगे। द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15% हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क रहता है बिजनेस में, तो रिस्क का परसेंटेज के साथ इंक्लूड करके 15% का रिटर्न हो सकता है इस तरह के बिजनेस में, जो बिजनेस ये तीनों कर रहे हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट कोई भी अगर ये बिजनेस करे तो कितना अर्न कर सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 4,50,000 लगाया गया है बिजनेस में पैसा, और रिटर्न का रेट है 15%, मतलब 100 रुपए में 15 रुपए, तो 4.5 लाख में कितना अर्न कर सकते हैं। 4.5 लाख में कोई भी अगर ये बिजनेस करता है तो 67,500 अर्न कर सकता है। बट इन्होंने कितना अर्न किया है, ठीक है, ये पैसा लगा के कितना अर्न किया है, तो 4 साल में अलग अलग दिया हुआ है, तो कंपेयर कैसे करें, तो एवरेज करना पड़ेगा। जब 4 साल का दिया हुआ है तो हम लोग एवरेज कर देंगे। 70,000 के मतलब 1000, 80,000 के मतलब 1000 होता है, 1,20,000, तो 1.2 कर दिया मैंने, और 1 लाख। ठीक है, 1 लाख मतलब 0.1 हो जाएगा। ठीक है, हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पर दिखा देते हैं 70,000 80,000, यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो 70,000 80,000 1,20,000 और 1 लाख।
ठीक है ये, और ये कितने साल का प्रॉफिट है, 4 साल का, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 90 to 500। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट 90 to 500 मैंने करके दिखाया कैसे होगा। तो एवरेज प्रॉफिट 90 to 500, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 4 साल में हर बार 90 to 500 करके प्रॉफिट कमाए, एवरेज कर लिया हम लोगों ने। जैसे मैंने 2 सब्जेक्ट का बताया, किसी में 50 नहीं मिला था, लेकिन एवरेज करने पे वैसे ही दिख रहा है। तो 90 to 500 ये लोग कमा ले रहे हैं, जबकि नॉर्मल कोई भी इंसान 67-500 ही कमा सकता है ये पैसा लगा के इस तरह के बिजनेस में। तो इनका सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा, तो ये दोनों को डिडक्ट करो, 90 to 500 माइनस 67-500, तो इनका प्रॉफिट हो जाएगा एक्स्ट्रा 25,000। अब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये कितने दिन तक देख सक रहे बिजनेस में, 3 साल तक, तो इंटू 3 करेंगे तो गुडविल मिल जाएगा, 25,000 इंटू 3, तो 75,000 ये हो गया गुडविल। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड से। चेक करते हैं आंसर हम लोग का सही आया कि नहीं। हाँ सही आया, 75,000। देखो कैसे किया है, टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग 4 years 3,70,000। अभी जो मैंने कैलकुलेटर पे यहाँ पर बोर्ड में करके दिखाया, ठीक है, फिर डिवाइड 4, 90 to 500, ये देखो 90 to 500, नॉर्मल प्रॉफिट 67,500 होता है, तो एक्स्ट्रा 25,000 कमाया, और जो कि 3 साल के लिए हमें दिख रहा है कि हम लोग एक्स्ट्रा इतना कमा सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का गुडविल। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट कौन सा वाला मेथड, नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब सुपर प्रॉफिट हम लोग कर रहे हैं एन्युटी मेथड से। एन्युटी मेथड में क्या होता है, देखो, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड इज दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड। बोल रहा है कि जो हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेस मेथड करें, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रहा है। मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रहा है, मतलब ये हो जाता है कि हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग 25,000 करके 3 साल तक देख सकते हैं। ठीक है, सही बात है, लेकिन हर साल बहुत सारे रीजन की वजह से ये 25,000 का वैल्यू जो है वो तो कम होगा, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजन की वजह से। मतलब इस साल मान लो 10 रुपए में जो चीज मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर वो 11 रुपए में मिलेगा। मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वजह से ये 25,000 का वैल्यू आज तो 25,000 है, लेकिन अगले 2 साल उसका वैल्यू 25,000 से, मतलब वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब 25,000 का वैल्यू जो है वो 25,000 का सामान खरीदने जाएंगे तो 25,000 से ज्यादा ही देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये देखो मेजर ड्रॉबैक ऑफ नंबर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस, यहाँ पर नंबर ऑफ 2 बार दे दिया। एक्चुअली नंबर ऑफ ईयर परचेस मेथड इज दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड, although it was expected that super profit would be earned in 5 future years, still no devaluation was done on the value of money for time differences। मतलब समय के साथ साथ जैसे पैसे का परचेस पावर कम होता है, उसका कुछ इफेक्ट यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है। In fact, when money will be received in different point of time, its value should be different depending upon the rate of interest। और जब जब पैसा हम लोग रिसीव करते हैं तो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो है परचेसिंग पावर जो है मनी का वो चेंज होता है। If 15% rate of interest is considered appropriate, then discounted value of super profit to be earned in the 5 future year as follows। मतलब ये क्या समझाना चाह रहा है, ये टेबल समझाने से ही समझ जाओगे ये मेथड हमें क्या बोलना चाह रहा है। सपोज सुपर प्रॉफिट जो है वो हम लोग 5 साल तक 3,000 करके देख रहे हैं, लेकिन अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% है, मतलब जो मॉनेटरी वैल्यूएशन है वो अगर 15% रेट पे कम होता है, तो ये चीज बता रहा है कि 3,000 का वैल्यू वो आज मतलब वो कितना है, वो हो जाएगा 2608। कैसे पता चला, इसका मतलब ये होता है, देखो आज जो यहाँ पर इस तरह से हम लोग डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। ये देखो 15 मतलब कैसे होगा, 15/100 इस तरह से होगा। ये हम हटा देते हैं, कैसे हो रहा है देखो, 15 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, मतलब जो 100 रुपए है, जो सॉरी फिर 1 रुपया है, उसका वैल्यू 15 पैसा कम हो जाएगा अगर 15% डिस्काउंट रेट चल रहा है। मतलब आज जो चीज हम लोग 1 रुपया में खरीद रहे हैं, नेक्स्ट ईयर खरीदने के लिए 1 रुपया 15 पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो 3,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू 3,000 करो, तो 15% डिस्काउंटेड रेट पे, नहीं सॉरी मेरे से आई थिंक कुछ गलत हो जा रहा है, ये फैक्टर निकालना पड़ेगा, एक सेकेंड। 15 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.515। हाँ देखो जो हम बता रहे थे,
सही किया है, बट मैंने एक चीज नहीं बताई, ये देखो फिर से बता रहे, 15 डिवाइडेड बाई 100, 15% का मतलब होता है। इसका मतलब आज जो चीज हम लोग 1 रुपया में खरीदेंगे, फ्यूचर में उसे खरीदने के लिए हमें 1.15 देना पड़ेगा। मतलब आज जो चीज 1 रुपया में मिल रहा है, फ्यूचर में उसका वैल्यू 1.15 हो जाएगा। तो 3000 का फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000 का फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो इस पे ऐसे करेंगे। ये तो हो गया था 0.1 करेंगे, क्योंकि 1 रुपए का चीज का वैल्यू 1.15 हो जाएगा। डिवाइड इक्वल टू, ये देखो 0.8695, देखो यहाँ पर दिखेगा 0.8695। ये कैसे आया, ये हम लोगों ने इस तरह से किया, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करके देखो। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करोगे तो ये 0.869, मतलब जो चीज आज 1 रुपए में 1.15 फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, जिस चीज का वैल्यू आज 1 रुपया है, तो 1 के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1.15। ठीक है, तो 3000 का फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटू 3000। अब इंटू 3000 कर दो, जो भी आया है तो 2608 आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया वो हम बता रहे हैं, ये जस्ट यूनिटरी मेथड है, बट इसे फैक्टर के हिसाब से किया गया है। मतलब अगर 15% डिस्काउंट पे पैसे का वैल्यू कम होता है, तो आज जो चीज हमें 1 रुपए में मिल रहा है, फ्यूचर में 1.15 में मिलेगा। तो 1.15 का वैल्यू आज के डेट पे 1 रुपया है, तो 3000 का कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 3000। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इस तरह से हमें बाकी आंसर्स को कैलकुलेट करना है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, बार बार इस तरह से यूनिटरी मेथड करने का जरूरत नहीं होता है। अपना कैलकुलेटर लो और इस तरह से करना है कैलकुलेटर पे। ठीक है, कैसे करना है हम दिखाते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.15, ठीक है, इक्वल, एक बार दबाओगे इतना आएगा। ठीक है, फिर दूसरा बार इक्वल दबाओ, देखो दूसरा फैक्टर आ जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर 0.7561। ठीक है, 0.7561, फिर इक्वल दबाओ, तीसरा आ जाएगा 0.6575। ठीक है, इस तरह से जितना चाहिए हम लोग 4 5 सारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल फैक्टर हो गया 3.3522। ठीक है, 3.3522 और अलग अलग फैक्टर्स, तो ये हो गया। तो बेसिकली ये 3000 करके 5 साल में कितना होना चाहिए था, 15000, लेकिन नहीं, मॉनेटरी वैल्यू कम होने की वजह से ये 10,056.60 ही होगा, अगर 15% डिस्काउंट रेट पे चल रहा है। तो यही चीज यहाँ पर समझाना चाह रहा है। अब देखो, सो अंडर द एन्युटी मेथड डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ टोटल सुपर प्रॉफिट बिकम्स, ये इसके जगह 15,000 के एंड नॉट 50,000 एज वाज डन अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज में चलते हैं तो 15,000 बोलेंगे, जबकि 15,000 नहीं, क्योंकि पैसे का वैल्यू परचेसिंग पावर कम होता है, तो वो डिस्काउंट रेट अगर हमें पता हो तो हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितना होगा। The word annuity is used to mean identical annual number of super profit. So for discounting it is possible to refer to annuity table. Annuity table को refer करना पड़ेगा। As per annuity table, present value of 1 to be received at the end of the 5th year. ये मतलब आज के डेट पे जो 1 रुपया है, 5 साल बाद उसका वैल्यू इतना हो जाएगा। तो 5 साल बाद तो 5 रुपया होना चाहिए, एक 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 करके 5 बार में, लेकिन नहीं, इतना हो रहा है। क्यों, क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर जो चल रहा है कितना, 15%, वही चीज बता रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, टैक्स देने के बाद एनुअली इतना प्रॉफिट होता है कोई एक फर्म का। अच्छा, कैपिटल 4 लाख लगाया है, नॉर्मल रिटर्न होता है 12%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 फॉर 5 इयर्स, 12% इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर एन्युटी फैक्टर बता दिया, हमें गुडविल कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल कोई भी कितना कमा सकता है, तो कितना कमा सकता है, 12%, मतलब 100 रुपया लगा के 12 रुपया लगाया, कितना है, 4 लाख। तो अगर 4 लाख कोई भी लगाएगा इस बिजनेस में, तो 12% रेट के हिसाब से कितना कमा लेगा, 48,000। जबकि इन्होंने कितना कमा लिया है, 65,000। तो सुपर प्रॉफिट हो गया 65,000 माइनस 48,000, यानी कि 17,000। ठीक है, अब 17,000 जो है ये हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग का सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, अब हमें क्या करने बोला है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये वाला कैलकुलेट करके दे दिया है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दे दिया है, तो हमारा गुडविल कितना होगा, तो सुपर प्रॉफिट जो है वो कितने साल के लिए, कैलकुलेट गुडविल बाय एन्युटी मेथड फॉर सुपर, ये इंटू ये कर देंगे 3.60
4776, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 61, कितना आ गया, ये कुछ गलत हो गया था शायद मेरा, 17,000 इंटू 3.60476, नहीं एक मिनट, कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा क्या। ठीक ही आ रहा है 61, हाँ सही आया है, मुझे लगा मेरा गलत आ रहा है। 61,281 मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, ठीक है। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी मतलब 1 रुपए 5 साल के लिए 12% रेट पे डिस्काउंट होंगे तो उसका वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 12 साल नहीं, 5 साल के लिए 5 रुपए का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो 17,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर 5 रुपए का वैल्यू फ्यूचर में ये हो जाएगा 3.604776, ठीक है। तो ये जो 17,000 है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करके देना है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा, उस फैक्टर में हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं कि 17,000 का वैल्यू 12% रेट पे 5 साल बाद ये हो जाएगा। वैसे 17,000 करके 5 साल में जो होना चाहिए था वो वैल्यू इतना होगा। 17,000 करके 5 साल में हो जाता है 85 की जगह ये वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो कम हो रहा है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये यहाँ पर कैपिटलाइजेशन करके भी बताया है कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखो सुपर प्रॉफिट आया था 17,000 डिवाइडेड बाई 12%, ये हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। देखो इन्होंने बिजनेस में कितना प्रॉफिट लगाया, कैपिटल लगाया था 4 लाख, 4 लाख लगा के 12% के हिसाब से इनको 48,000 अर्न करना था, बट ये कर रहे हैं 65,000, बट पैसा तो उतना ही लगाया है। मतलब ये मान लो जिसका बात हो रहा है, ठीक है, जिसके बिजनेस का बात हो रहा है, ये है एक नॉर्मल इंसान, ठीक है। और ये कौन है, जिसके फर्म का हम लोग बात कर रहे हैं। इन्होंने 4 लाख लगाया और कमाया 65,000, इन्होंने 4 लाख लगाने से 48,000 ही कमा पाएंगे, ये नॉर्मल इंसान है, ठीक है, गुडविल वाले नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा अब देखो ये इतना ही ये 65,000 कमा रहे हैं लेकिन 4 लाख लगा के, तो इनका रिटर्न कितना होता है 12%, बट इनका रिटर्न जो है वो 12% से ज्यादा है, ठीक है, 12% से ज्यादा है। तो यहाँ पर ये कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं 17,000। अगर इनको और भी 17,000 प्रॉफिट कमाना है, मतलब इनके तरह 65,000 प्रॉफिट कमाना है, तो इनको और भी कैपिटल डालना पड़ेगा। तो कितना कैपिटल डालना पड़ेगा, तो ये देखो अगर इनको 100 रुपया देना पड़ता है 12 रुपए कमाने के लिए, 12% का मतलब क्या, 12 रुपए कमाने के लिए 100 रुपया देना पड़ता है, तो 17,000 कमाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 17,000, तो ये हो जाएगा ये देखो 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 17,000, ये अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है आंसर 14167, ठीक है, 14167। तो ये अमाउंट आ रहा है, मतलब 17,000 और भी कमाने के लिए इन्हें 14,167 रुपीज का और भी कैपिटल देना पड़ेगा। इसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट, जो है सुपर प्रॉफिट जो है 17,000 उसका कैपिटल वैल्यू, ठीक है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू। तो यहाँ पर 12 रुपए कमाना, 12 रुपए कमाने के लिए 100 रुपया देना पड़ता है, 12% का मतलब तो ये होता है। तो 1 रुपए कमाने के लिए 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 17,000 कमाने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो ये हो गया 14167, 12%। एक मिनट, ये जो है ना ये अमाउंट गलत लिखा हुआ है, 141,667 होगा, 1,41,667 होगा, 1,41,667। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये इस तरह से भी करके देख सकते हो, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई 12% ही तो हो रहा है ना 12% के हिसाब से 17,000 अगर हमें चाहिए तो कितना और कैपिटल डालना पड़ेगा। तो सीधा सा हिसाब ये है कि अगर 12 रुपए प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो 100 रुपए लगाओ, तो 17,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए और कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो जो पैसा वो 4 लाख लगा के कमा सकते हैं वो पैसा इनको कमाने के लिए 4 लाख के साथ साथ ये भी अमाउंट डालना पड़ेगा एज अ कैपिटल, तब जाके होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपर प्रॉफिट का। ये देखो नाम से ही पता चलता है सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू। तो सुपर प्रॉफिट 17,000, इसके लिए कैपिटल वैल्यू ये, इसीलिए नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट देखो कैपिटलाइजेशन बेसिस, इसमें क्या बोला है कैपिटलाइजेशन बेसिस में, अंडर दिस बेसिस वैल्यू ऑफ होल बिजनेस इज डिटरमाइंड अप्लाइंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इफ सच वैल्यू अराइव्ड एट बाय अप्लाइंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस देन द डिफरेंस इज गुडविल। अच्छा, अब स्टेप्स यहाँ पर बोल दिया है क्या क्या होगा, हम लोग सीधा यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स पढ़ने से हमें उतना डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा जितना एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो, लेट अस सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 1 लाख। एक पार्टनरशिप फर्म ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया, इसका एवरेज प्रॉफिट है 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो 1 लाख लगा के अगर 15% का रिटर्न है तो कमाना तो चाहिए था 15,000। इन्होंने कितना कमाया 20,000। ठीक है, तो 20,000 कमाया। अब हमें क्या बोला है, हमारा जो मेथड है उसका नाम है, देखो यहाँ पर मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना है। किसका कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना है, एवरेज प्रॉफिट का। तो 20,000 कमाने के लिए 15% रिटर्न के हिसाब से हमें कितना कैपिटल लगाना चाहिए। एक्चुअली देखो 15,000 कमाना चाहिए बट कमा रहे 20,000। अगर 20,000 नॉर्मल इंसान को कमाना है तो उनको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, 15 रुपए कमाने के लिए 100 रुपया। तो 20,000 कमाने के लिए 100 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 20,000। तो ये देखो ये हो जाता है 1,33,000, ये 1,33,333 होता है। ठीक है, इतना कैपिटल लगाना पड़ेगा बट ये काम ये फर्म 1 लाख से ही कर दे रही है। ठीक है, जहां पर बाकी लोगों को 20,000 कमाने के लिए 1,33,000 लगाना पड़ेगा, वही काम दूसरे जो गुडविल वाले फर्म है उनको करने के लिए 1 लाख से ही काम हो जाता है। तो जो 33,333 इनको नहीं लगा के सेम प्रॉफिट जनरेशन मिल रहा है, जनरेट किया हुआ मिल रहा है, तो ये 33,333 इनके गुडविल के वजह से हो रहा है कि इतना पैसा नहीं लगा के भी वो उतने पैसे से जितना प्रॉफिट कमाना चाहिए एक्स्ट्रा 5,000 कमा पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने इतने का गुडविल इसका मतलब जनरेट किया है। तो ये गुडविल का वैल्यूएशन हो गया कैपिटल के हिसाब से। कैपिटल जहां पर 1 लाख लगाने से 15,000 का कमाई होता है, वहां 1 लाख लगा के 20,000 का कमाई हो रहा है। तो 20,000 की कमाई के लिए बाकी लोगों को कितना लगाना पड़ेगा, 1,33,000 15% के रेट पे। तो जो एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है लोगों को वही तो उनका गुडविल है जिन्हें नहीं लगाना पड़ रहा है। ठीक है, और एक एग्जांपल दिया है, देखो द नेट टेंजिबल एसेट ऑफ ए फर्म 4,10,000, नेट एसेट है 4,10,000, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years 60,000, फाइंड आउट द गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड इफ रीजनेबल रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 12%। जो बिजनेस है उस पर रिजनेबल रेट कितना है, 12% है रिटर्न का। ठीक है, तो 12% के हिसाब से इनको कितना कमाना चाहिए वो देखो। ये क्या है, ये इनका कैपिटल है। क्यों, क्योंकि ये नेट वर्थ है। नेट वर्थ का मतलब कैपिटल, थोड़ी देर पहले ही मैंने बैलेंस शीट करके दिखाया था ना। तो 4,10,000 पे 12% के रेट पे इनको कमाना कितना चाहिए, इनका अर्निंग होना चाहिए 49,200 होगा शायद, चेक करते हैं कि नहीं, 4,10,000 इंटू 12%, 49,200 होगा। ठीक है, जबकि ये कमा कितना रहे हैं, 60,000 कमा रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है ये बताओ कि कैपिटल के हिसाब से इनका गुडविल का वैल्यू क्या है। तो 60,000 जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, ठीक है, 60,000 करके जो कमा रहे हैं, ये कमाने के लिए 12% रिटर्न ऑफ रेट के हिसाब से, मतलब 12 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए, 60,000 प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों को 12% रेट के हिसाब से कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 60,000, कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, करीब करीब 5 लाख। ठीक है, 499 ऐसा आ रहा है, 5 लाख लगाना पड़ेगा। ये काम ये 4,10,000 पे ही कर दे रहा है। तो जो यहाँ पर 90,000 का गैप हो रहा है वही गुडविल है। ठीक है, वही गुडविल है। हम लोग ये अगर नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें कैपिटल का गुडविल कैलकुलेट करने बोला है। कैपिटल का कंपैरिजन से हमें गुडविल कैलकुलेट करने बोला है, प्रॉफिट के कंपैरिजन से नहीं, कि कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, कितना कमाया है, कितना कैपिटल लगाना चाहिए 60,000 कमाने के लिए, कितना लगाया है। तो जो डिफरेंस हो रहा है वही गुडविल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने यहाँ पर इसीलिए दिखाया क्योंकि ये सब एग्जांपल्स थे। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स इसीलिए समझा दिए ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है इसीलिए मैंने जस्ट वहीं पर करके दिखाया। अच्छा, अब हम लोग जस्ट
एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जो हम लोग करके देखेंगे किस तरह से होगा। अभी तक तो मैंने जस्ट रफली मुंह में ही बोला और दिखाया किस तरह से होगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप, मतलब दोनों का इक्वल पार्टनरशिप है 1:1। दे एग्री टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर, वो दूसरे किसी को लेना चाहते, हिक्स जो है उनका नाम 1/4 के लिए, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब ये बोलना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में गुडविल है, तो गुडविल जो हिक्स है उनसे हम लोग पेमेंट लेंगे गुडविल का, तो वैल्यू तो करना पड़ेगा। तो वैल्यू करना चाहते हैं, कौन से मेथड से वैल्यू करना चाहते हैं, गुडविल अलग अलग सारे मेथड से कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे। ये देखो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे। सारा मेथड बोला है तो ईयर प्रॉफिट। अब देखते हैं क्या ट्रेंड समझ में आ रहा है। 120, 125, 30, हाँ ट्रेंड समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो वेटेड प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वेट लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड जो है वो समझ में आ रहा है। 2016 से लेके 19 तक का डिटेल्स दिया हुआ है, 4 साल का। और प्रॉफिट का अमाउंट है 120, 125, 130, 150, 120, 125, 130, 150। अब वेट कैसे देंगे, जो सबसे करेंट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट, तो जो सबसे पुराना है उसे सबसे कम 1 होता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट, तो वेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है वेट इंटू प्रॉफिट, यानी ए और बी अगर नाम दे देते हैं कॉलम का, तो ए इंटू बी। तो ये हो गया 1,20,000, 1,25,000 इंटू 2, 2,50,000, 1,30,000 इंटू 3, 3,90,000, 1,50,000 इंटू 4, 6 लाख। तो टोटल करने पे 6 लाख प्लस 3,90,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,20,000, तो ये हो गया 13,60,000। ये हो गया वेटेड प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कितने दिनों का है, हम लोग ये नहीं बोल सकते ये 4 सालों का है। क्यों? क्योंकि इसको तो हम लोगों ने 2 साल के हिसाब से मल्टीप्लाई किया। ये ईयर 1, यहाँ पर ईयर 1 2 बार, मतलब ईयर 1 प्लस ईयर 1 2 साल का, यहाँ पर 3 इस तरह से। तो यहाँ पर इसका वेट का टोटल होता है, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 10। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 13,60,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 1,36,000। ये हम लोग का हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग गुडविल निकालेंगे, ठीक है। तो गुडविल कितना हो जाएगा, तो गुडविल के लिए हमें कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अपने मन से जो है सोच सकते हैं। सपोज अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर 3 साल है, ये हम लोग अपने मन से मान रहे हैं, अगर 3 साल है तो गुडविल हो जाएगा 1,36,000 इंटू 3, 408, 3 टाइम्स 0, ठीक है। तो ये हो गया 4,08,000। गुडविल जो है 4,08,000 हो जाएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, ये कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, इस तरह से किया। और ये मैंने एजम्पशन लिया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा और एक मेथड से करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से, इसी क्वेश्चन को, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें ये पता करना होता है कि सुपर प्रॉफिट कितना है। तो पहले देखेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना है। एवरेज प्रॉफिट तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया ही था पिछले वाले क्वेश्चन से, पिछले कैलकुलेशन से ले लेते हैं। 1,36,000 एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं,
तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हम लोग कमा सकते हैं 5 लाख पे 20% रिटर्न के हिसाब से। 5 लाख अगर हम लोग पैसा लगाएंगे कैपिटल, तो 20% के हिसाब से हम लोग कमा सकते हैं 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर 36,000 जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का 3 तरह का मेथड था। तो सुपर प्रॉफिट अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज से करेंगे तो गुडविल कैसे हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और फिर से अगर हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज एज्यूम्ड 3 ले लेते हैं, जो क्योंकि क्वेश्चन में मिसिंग है तो मैंने 3 लिया है, क्योंकि आंसर 3 से ही किया हुआ है ताकि समझ में आए। तो 1,08,000 हो जाएगा अगर हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज के हिसाब से करते हैं तो। ठीक है, अब एनुइटी मेथड, एनुइटी तो इस पे तो एक रेट लेना ही चाहिए, एनुइटी मेथड। तो एनुइटी मेथड का एजम्पशन ले लेते हैं, इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं, जो परचेसिंग पावर इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं 20% पर एनम। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर गुडविल ले लेते हैं, इज वैल्यूड एट 3 years परचेज। सपोज गुडविल का हम लोगों ने वैल्यूएशन किया है 3 years परचेज के हिसाब से 36,000, तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितना हो जाएगा, 36,000 इंटू 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। सपोज इसका जो फैक्टर है, एनुइटी फैक्टर जो है ये है 2.1605, जो कि कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अपने एजम्पशन के हिसाब से लिए हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा 75,834। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो एनुइटी मेथड से करने के लिए सारी चीजों का ही एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एजम्पशन ये लिया है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और भी क्लियरली समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर 3 years परचेज एजम्पशन लेके क्वेश्चन क्या हुआ, इसीलिए हम करवा रहे हैं। यहाँ पर एनुइटी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, मतलब गुडविल का वैल्यू चाहिए कोई भी नंबर ऑफ ईयर परचेज के हिसाब से। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर 36,000 सुपर प्रॉफिट मान लिया, गुडविल जो वैल्यू किया गया है 3 years के परचेज के हिसाब से 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। ये तो ये बुक में है, तो मैंने उस एजम्पशन के हिसाब से किया। ऐसा नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है, हमें कैलकुलेट करने के लिए सारे डेटा दिए हुए रहते हैं। तो इसका एन्युटी बेसिस जो है ये अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके लिए परफेक्ट डेटा ही नहीं दिया है कि हम लोग क्वेश्चन को करें। अच्छा, अब मेथड 4 हम लोग कैपिटलाइजेशन करेंगे, कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन मतलब कितना कैपिटल लगाया गया है बिजनेस में। ये देखो कैपिटल लगाया गया है बिजनेस पे 5 लाख, ठीक है, 20% रिटर्न के लिए 5 लाख लगाया गया है। अच्छा, और इससे प्रॉफिट कितना कमाया है, एवरेज किया तो 1,36,000। तो 1,36,000 प्रॉफिट के लिए एक्चुअली कितना कैपिटल लगाना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो अगर कोई 1,36,000 प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 20% के हिसाब से डिवाइडेड बाय 20% करने से आंसर आएगा। मतलब ये देखो, अगर 20 रुपए प्रॉफिट कमाने हैं तो 100 रुपए लगाने पड़ेंगे, एक के लिए 100/20, तो 1,36,000 के लिए 100 इंटू 1,36,000 डिवाइडेड बाई 20, 1,36,000। ठीक है, अब यही चीज ये हो रहा है क्योंकि 1,36,000 20% मतलब कितना हो जाता है, डिवाइडेड बाई 20/100, और इसको सॉल्व करो 1,36,000 इंटू 100/20, सेम चीज ही है। बट अगर हम लोग कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो हमें इतना करने का जरूरत ही नहीं है। तो 1,36,000 डिवाइडेड बाई 20%, तो ये हो जाएगा 6,80,000। तो नॉर्मली 20% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर 1,36,000 प्रॉफिट कमाना है तो 6,80,000 कैपिटल लगाना पड़ेगा, जबकि ये काम इन्होंने 5 लाख कैपिटल से ही कर दिया। तो गुडविल कितना हो जाएगा, गुडविल कैपिटलाइजेशन वैल्यू के हिसाब से 6,80,000 कैपिटल लगाने से जो प्रॉफिट अर्न होता है वो 5 लाख कैपिटल से ही अर्न करके दिखा दिया है। तो इसका मतलब जो 1,80,000 इनको कम लगाना पड़ रहा है यही इनका क्या है, गुडविल के वजह से है। ठीक है, तो ये गुडविल, अच्छा मैंने पहले गुडविल लिखा है तो ये हो गया गुडविल का कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग
एक मेथड का मतलब एक क्वेश्चन का अलग अलग मेथड यूज किया, जिसमें ये वाला जो है ये थोड़ा सा रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें रेट नहीं बताया, फैक्टर्स जो है किस तरह से कितने साल का कैलकुलेट किया है वो भी नहीं बताया। तो ये पूरे एजम्पशन बेसिस पे है, ये अगर नहीं समझ में आता छोड़ो कोई बात नहीं, हमें बाकी सब तो समझ में आएगा। जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से ही हम लोगों ने उसी डेटा को यूज करके किया है। बस नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है एज्यूम 3 इयर्स किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं से मतलब मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 इयर्स मान के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ही क्वेश्चन है, और पार्टनरशिप में इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, एक्चुअली हमें तो सीखना है पार्टनरशिप में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। ये काफी है, पहले इसको पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी चीज करेंगे।